और सुनाइए क्या हाल चाल है? फर्स्ट क्लास। कैटरीना कैफ का तो नहीं? सर कैटरीना कैफ से भी बड़ी औरत है ये। अच्छा। मेरी बीवी है। जी ले लीजिए। हाँ डार्लिंग। गेस्ट इन द न्यूज रूम में स्वागत कीजिए धुरंधर के जमील जमाली राकेश बेदी साहब का। बाप रे, कैसा लगता है आफ्टर दिस हार्ड अर्न्ड स्टारडम? मुझे हमेशा ऐसी फीलिंग रहती है कि ये जितना मुझसे मांग रहा है ना मेरा डायरेक्टर, मैं उससे ज्यादा दूं इसको। जैसे या बटक सा रियली वाइट। ये मिला कहाँ से लेकिन आप इम्प्रोवाइजेशन? आपको डे वन शूट के समय मालूम था कि जमील जमाली भी दरअसल भारत से आए? हमारे यूनिट में बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि एंड इसका ये है। मुझे पता था। विकी कौशल का फोन है, ले लूं? हाँ ले लीजिए। परसों रात को मैंने फिल्म देखी यार, आई एम जस्ट सो ब्लोन अवे। आप जब जब स्क्रीन पे आए इतना मजा आया है, इतना मजा आया है। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। सच्ची। हाँ बच्चा है तो मेरा हेलो। ये बच्चा है तू मेरा। जब मैंने उसको पढ़ा एक दो बार सीन्स में, जब वो आया तो मुझे लगा यार ये इसमें कुछ छुपा हुआ है। डायरेक्टर ने एक बड़ा जोखिम ये लिया है कि जो लियारी का डॉन है, जिसके नाम पे लोग थर थर कांपते हैं, जो मैं वो हॉस्पिटल में रोता रोता आया कि अरे मर गया मेरा बच्चा, तो मुझे उसने कहा आदित्य ने कि सर इतना लाउडली मत रोइए। तो मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा देखो यार ऐसा है, ये जमील जमाली के इंटर्नशिप डेज हैं जब मैं हूँ खबरी लाल। हाँ। अभी अभी समाचार मिला है कि फलां आदमी वहाँ अटैक करने जा रहा है। तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। अरे बाप रे, मैंने नहीं देखा। मेरे लिए एज एन एक्टर इट वाज माय मोस्ट डिफिकल्ट डे। ऐसा क्यों? आप तैयारी के बारे में बता रहे थे। मैंने एक स्पीच तैयार की थी। देखिए अभी ऐसा है कि पाकिस्तान में नबील कबूल का अपना एक नाम है, एक रुतबा है। क्या ये अब स्पष्ट है कि नबील कबूल से ही इंस्पायर्ड है आपका कैरेक्टर? नहीं 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 आपकी प्रशंसा की है उन्होंने, राकेश बेदी आई लव यू। नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आई लव यू नबील कबूल साहब। और ये इत्तेफाक की बात है कि मेरी शक्ल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपसे मिलती है। मतलब ना आपके फादर इंडिया आए ना मेरे फादर पाकिस्तान। शत्रुघ्न सिन्हा मेरे बड़े परम मित्र हैं। उनको पसंद आई फिल्म? बहुत पसंद आई। मुझे फोन किया कि राकेश हो। पर एक इस फिल्म को लेके एक क्रिटिसिज्म, लोगों ने प्रोपेगेंडा फिल्म कहा। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप किसी फिल्म को माइक्रोस्कोप लेकर क्यों देख रहे हो, और देख रहे हो तो इसलिए देख रहे हो क्योंकि वो चल गई। अगर वो फ्लॉप होती तो आप उसमें कोई मिस्टेक नहीं ढूंढते। क्या सच में धूप में खड़े खड़े बाबू डकैत को लकवा मार गया था? आई थिंक सो। आदित्य धर ने क्या कहा याद है आपको? कंधे पे हाथ रख के बोले, राकेश जी यार जब आपका लास्ट डे आएगा ना, केक कटेगा ना, मैं उधर रो पड़ूंगा। अक्षय खन्ना की बात कर रहे थे कि अक्षय खन्ना है, वो अपने में रहते हैं, तो मैं कई बार जाके बैठा हूँ उनके साथ और हमने। लेकिन रणवीर सिंह से तो एनर्जी मैच होती होगी 100%। और हम भी उनके साथ ही। सचिन तेंदुलकर क्या बोले? बोले राकेश जी मजा आ गया, क्या छक्का मारा आपने। मैंने कहा हाँ तुमने बहुत छक्के मारे हैं, पर तुम्हारे छक्के इंडिया में गिरे हैं, मेरा छक्का पाकिस्तान में गिरा है। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली लगा कैंडिड। स्कूल के एग्जाम में एक लड़का खड़ा है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था, लेकिन लड़के ने एक्टिंग करके दिखाई और पूरे नंबर मिल गए। यहीं से इंजीनियर साहब के लड़के ने एक्टर बनने का सपना देखा और जीवन में सीखने, फिसलने, संभलने के बहुत मौके आए, जैसे हम सब के जीवन में आते हैं। और एक मौका वो भी आया जब पराये शहर में आखिरी 1 रुपया बचा था और उनके 6 केले खरीदे गए और पेट भर लिया गया। अगला दिन उधार के सहारे कटने की उम्मीद में। एक सर्कल कंप्लीट होता है, एक चक्र पूरा होता है जब ये खबर आप सुनते हैं कि उस दिन 1 रुपये से पेट भरने वाले उस आदमी की फिल्म ने 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा लिए हैं।
कुछ एक्टर्स समय के साथ ऐसे जादूगरों में तब्दील हो जाते हैं जिन्हें इमोशंस के फर्नीचर को अलग अलग तरह से अरेंज करना आता है, उनकी तरतीब बनानी आती है, ऐसे कि आप कहीं भी हंसते हुए पसर सकते हैं या पसर करके हंस सकते हैं। हम सब ने उन्हें देखा और देख करके उनके डायलॉग्स का रियाज़ किया, दोस्ताना महफिलों में उनकी सिग्नेचर कॉमिक टाइमिंग की नकल करने की नाकाम कोशिश की। क्यों? क्योंकि इंडियन टेलीविज़न के दिलरुबा दौर से लेकर भारतीय सिनेमा की ल्यारी और प्यारी गलियों तक ये जनाब एक्टर कम मूड अधिक रहे हैं। इनका जो नाम है वो एक मूड का सिनोनिम अधिक है। ज़िंदगी की दुश्वारियों में ये मूड एक नरम फाहे की तरह कंधे पर महसूस होता है और आवाज़ आती है, चिंता ना करी बच्चा है तू मेरा। पर आप उस आवाज़ का एतबार नहीं करते क्योंकि आप धुरंधर देख चुके हैं। आप जानते हैं कि ज़िंदगी असंगतियों और दिखावे से भरी हुई है और यही इसका फ़न पार्ट है। एक आदमी स्क्रीन पर ऐसा किरदार रचता है जो पूरी कहानी में एक्टिंग के अंदर एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग का इंसेप्शन है ये, आखिरी के 1 आध मिनट को छोड़ करके। उन्होंने दिखाया कि गुस्से में बेटी का फ़ोन फेंकने के बाद हमज़ा से आंखें मिलने पर ओढ़ी गई फर्जी हंसी के पीछे क्राफ्ट, डेप्थ और टाइमिंग का ज्वालामुखी छिपा है। ये वैसा ही है जैसे आप डिस्कवर करें कि आपका पसंदीदा चाय वाला एक मिशेलिन स्टार शेफ़ भी है, वही वार्मथ है उसमें, पर अचानक उसमें लेयर्स महसूस होने लगती हैं। हमारे आज के मेहमान आँखों से सब टेक्स्ट डिलीवर करते हैं और उनकी चुप्पियाँ, उनके पॉजेस भाई साहब कई बार एक मोनोलॉग से ज़्यादा कह जाते हैं। पोइट्री अगर एक अभिनेत्री होती, ये खुद भी करते हैं बाय द वे, पोइट्री अगर अभिनेत्री होती तो उसे भी ऐसे ही पढ़ते। एक उठी हुई भौं जो है, आईब्रो जो उठी हुई है, वो भी एक बिंब है, एक मेटाफर है, और हर फर्जी मुस्कान चतुराई से लगाया गया एक कॉमा है। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम एक ऐसे स्टोरी टेलर के साथ बैठे हैं जिन्होंने दशकों से साधारण पलों को यादगार बनाया है हमारे लिए, उन पलों को भी जिनका कहानी में न्यूनतम योगदान था, वरना आतिफ असलम का धुरंधर से क्या लेना देना था। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ललन टॉप के गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में अपार हर्ष और थोड़े से फैन बॉय एक्साइटमेंट के साथ हम स्वागत कर रहे हैं एफर्टलेस ह्यूमर के उस्ताद, उर्वर पॉजेस के माहिर, पंच लाइनों के रचयिता, कमाल के अभिनेता, हमज़ा अली मज़ारी के छिपे हुए कोऑर्डिनेटर, धुरंधर के जमील जमाली, राकेश बेदी साहब का। बाप रे, ऐसी इंट्रोडक्शन तो मैंने अपने बारे में कभी नहीं सुनी जैसी आज तुमने दी है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। सर मेरे पास ना अनगिनत तरीके से आपसे बातचीत की शुरुआत करने के क्या बात है, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय द वे यू इंट्रोड्यूस मी। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ऐसा कलाकार हूँ। पर आपके एक दोस्त, एक सरप्राइज़ है आपके लिए, आपके एक मित्र हैं, उन्होंने एक वीडियो भेजा है आपके लिए, मैं चाहता हूँ उससे शुरू करते हैं। राकेश भाई को मैं बुलाता हूँ बैडी बॉय, क्योंकि उनके अंदर जो वॉइस चार्म है, जो उनके अंदर जो बच्चा है जो कि परपेचुअली बाहर रहता है। एंड आई वर्क विद हिम फॉर अबाउट 10-11 साल हमने साथ में काम किया और आज भी हम लोग ऑन एंड ऑफ काम करते हैं। बट इतने सालों में कभी भी मुझे कोई लम्हा याद नहीं है कि जब राकेश भाई ने कोई डिप्रेस्ड बात की हो, कोई डिप्रेशन में हो या फिर कोई नेगेटिव बात की हो। इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जहाँ वो बैठते हैं अपने आसपास सिर्फ आपको उनके लाफ्टर्स और हंसी मजाक और व्हेनेवर ही कॉल्स अप, कभी भी फोन करते हैं तो उनका एक वो रिचुअल है कि पहले वो मुझे एक शेर सुनाएंगे अपना लिखा हुआ, उसके बाद एक जोक सुनाएंगे, उसके बाद एनी स्टार्ट्स अ कन्वर्सेशन। और आई थिंक मेरे ये I would say he's a friend, philosopher, this guide, guide, and I have a great respect for him and बहुत मोहब्बत है। और बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा, कैसा लगता है आपको राकेश भाई
after this hard-earned stardom. कैसा लगता है आफ्टर दिस हार्ड अर्न्ड स्टारडम? यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, मैं हमेशा ये मानता आया हूँ कि ओवरनाइट कोई स्टार नहीं बनता सिवाय स्टार सन के बेटे के। स्टार सन का बेटा जब लॉन्च होता है तो वो ओवरनाइट स्टार बनता है। फिर डिपेंड करता है उसमें कितनी काबिलियत है, वो आगे उसका स्टारडम चलता है। उस चीज़ के बहुत कम एग्जाम्पल हैं। संजय दत्त उनमें से एक हैं। वो सुनील दत्त के बेटे हैं, और लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से अपने स्टारडम को अपने काम से मेंटेन रखा। लेकिन बहुत कम ही एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं। बाकी सब लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत का मतलब ये नहीं है कि आप काम जो है उसको ढूंढ रहे हैं या उसके पीछे लगे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आपको जो भी काम मिला, भले ही वो एक सीन मिला या आपको एक मतलब छोटा सा एक रोल मिला कहीं पर भी, तो अगर आप ये सोच के करेंगे नहीं यार ये तो छोटा है यार, ये क्या है, इसमें क्या है, इतना क्या है, इसमें इतनी मेहनत करनी, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हमेशा, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग है। अब ये फीलिंग शायद इसको जो नए कुछ एक्टर बच्चे जो अगर देखें, इस बात को सुने, तो उनको शायद सीखने को मिले। मैं ये मानता हूँ कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मेरी एक लाइब्रेरी में स्टोर हो रहा है किसी शेल्फ पे, और कभी ना कभी कोई ना कोई आएगा, बोलेगा यार ये निकालो ज़रा, ये राकेश बेदी ने इसमें क्या किया था, देखते हैं। तो वो काम कभी भी कोई भी देख सकता, आज नहीं, आज से 10 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी। तो अगर आप ये यार इसने तो एक सीन किया था यार, ओ माय गॉड, अच्छा ये खाली एक ही सीन किया था इसने, तो ये कैसा किया था इसने। तो कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि ये छोटा रोल है, इसको टाल जाओ या इसको ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा इस पर मेहनत मत करो। और मुझे हमेशा ये एक, आज भी मेरे अंदर एक, जैसे उन्होंने कहा कि एक बच्चा है, मुझे हमेशा ऐसी फीलिंग रहती है कि ये जितना मुझसे मांग रहा है ना मेरा डायरेक्टर, ये जितना मुझसे इसकी अपेक्षा है, जितनी मैं उससे ज़्यादा दूँ इसको। अगर मैं उतना ही दूंगा इसको जितना इसको चाहिए, तो उसने मुझे क्यों लिया? वो किसी और को ले सकता है। लेकिन अगर मुझे लिया है तो मैं कोशिश ये करूँगा कि इसने जो नहीं देखा, राइटर ने, डायरेक्टर ने जो नहीं देखा, जैसे राइटर ने, डायरेक्टर ने ये नहीं देखा कि यार बटक्स आर वेरी वाइट। ये आपका इम्प्रोवाइजेशन ये मिला कहाँ से लेकिन आपको, योर बटक्स? मतलब कहीं सुना होगा या कहीं पहली बार? बचपन में कहीं सुना था कि कुछ लोग बतख को बटक बोल देते थे, यू नो, तो एक दिमाग में मेरे था। हमने जब ये सीन किया, हमने ये बैंकॉक में शूट किया ये सीन, तो जैसे आपने देखा उस सीन में, अब तो कई सब लोगों ने फिल्म देख ली मेरा ख्याल, शायद, तो उसमें मैं लेट हो गया हूँ, राष्ट्रपति मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं लेट हो गया हूँ, भागा भागा आ रहा हूँ। तो इतना बड़ा वो उनका वो ग्राउंड था, तो मुझे लगा यार इसमें पीछे अगर बतख हों, तो तब नहीं थी बतख, वो बाद में खैर होता है वो सिस्टम जो उनका, वो बाद में डाली। तो मैंने कहा तुम इसमें तुम डालोगे बतख, डाल सकते हो? बोला हाँ डाल सकते हैं। मैंने कहा फिर मैं एक लाइन बोलता हूँ। तो जब मैंने बोली तो सब लोग फूट के हंसे उसके ऊपर। तो फिर वो उन्होंने रिटेन की वो लाइन। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप हमेशा एज एन एक्टर, और मैं एक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि फिल्म लाइन का किसी भी डिसिप्लिन का आदमी, भले वो आर्ट डायरेक्शन का हो या वो कैमरा का हो, उसको डायरेक्टर को वो देने की कोशिश करनी चाहिए जो वो डायरेक्टर नहीं सोच पाया, क्योंकि उसका ध्यान 1000 चीज़ों पे होता। मैं सिर्फ अपने एक्टिंग पे फोकस कर रहा हूँ। मैं ये नहीं देख रहा कि कैमरामैन ने लाइट वहाँ लगा क्यों लगाई भाई, यू नो, या साउंड वाले ने ये माइक मुझे ऐसा क्यों लगाया, इधर क्यों लगाया, आज इधर क्यों नहीं लगाया। दैट्स नॉट माई हेडेक। माई हेडेक इज़ माई वर्क। कि सेट वाले ने वो उधर पीला क्यों पेंट किया, येलो क्यों, लाल क्यों नहीं किया, तो मेरा काम नहीं हुआ।
आप अपनी लाइब्रेरी की शेल्फ जिसका जिक्र कर रहे हैं, एट सम मोमेंट कभी आप हो सकता है खुद रिविज़िट करें जहनी तौर पर ही। बहुत मैं ये सवाल पूछते हुए बहुत हिचकिचा भी रहा हूँ, लेकिन और मुझे पता नहीं किसी एक्टर कलाकार से पूछने के लिए सही सवाल है भी या नहीं, पर क्या उसमें आसान होगा आपके लिए कि ये मेरा पसंदीदा या सबसे चैलेंजिंग या सिखाने वाला काम ये था? पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि मैं अपना काम कभी देखता ही नहीं, अपना किया हुआ काम मैं नहीं देखता। मतलब आप ये सोचिए कि मैंने टेलीविज़न में हज़ारों एपिसोड किए होंगे, सबको अगर मिला लिया जाए तो 4-5 हज़ार एपिसोड होंगे तरह तरह के काम के। मैंने उनमें से गिन के 50 भी नहीं देखे होंगे अब तक। मैं तब से लेकर अब तक मैंने 50 भी नहीं, मैं कभी मुझे श्रीमान श्रीमती खुद को देखे हुए शायद 20 साल हो गए, 15-20 साल हो गए, मैं नहीं देखता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग तारीफ़ कर रहे हैं तो आई से थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुझे अपने आप से इम्प्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इम्प्रेस होना नहीं चाहता अपने आप से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो काम कर दिया वो ठीक है, हो गया। अभी लेट्स थिंक अबाउट द नेक्स्ट। धुरंधर प्रीमियर पे देखी सबसे पहले? हाँ, आपने प्रीमियर पे देखी। पर ऐसे कभी लोगों के बीच देखने का मन नहीं हुआ कि मैं देखूं कि कहाँ पर लोग हंसते हैं? मैं नहीं देखता कि मैं देखूँ मुझे कितना रिएक्शन मिल रहा है यार, मैं देखूँ यार, और यार ओ अच्छा यहाँ भी लाफ्टर मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। नहीं मैं नहीं देखता। पर आसिफ शेख साहब आपके मित्र, उनके साथ आपने काम भी किया, भाभी जी घर पर हैं, अभी इनका सीरियल है, उसमें भी एक आपकी भूमिका है अंगूरी भाभी के पिता की। पर इन्होंने 2 बातें कही, वो रिचुअल को फॉर सम रीज़न मैं नहीं चाहता हूँ कि वो टूटे, और एक आप अपनी कोई गज़ल। देखिए हमें बहुत सारी बातें करनी है और धुरंधर पे भी करनी है, पर आपका अनछुआ पहलू ये है कि आप साहब गज़लें पढ़ते हैं, खुद की लिखी हुई आप लिखते हैं। मैं कल रात को भी एक मुशायरे में था। हाँ, आप जाते हैं मुशायरों में। कल रात को भी था। कोई भी एक आपकी पसंद की गज़ल हो जाए और फिर एक चुटकुला सुनूं आपसे। इन्होंने कहा है इसलिए तो फिर दोस्त की बात ना टाला जाए। शोर नदी का नहीं है, हाँ, आबशार का है। हाँ, आबशार वाटरफॉल को बोलते जी। हैं। शोर नदी का नहीं, आबशार का है। यहाँ से जो भी सफ़र है उतार का है। ओह, अगर कोई तुमसे ये कहे ए बच्चा है तू मेरा, अगर कोई तुमसे ये कहे ए बच्चा है तू मेरा, उससे बच के रहो, वो आदमी बेकार का है। जो काम हुआ है वो हमने ही किया है, जो काम हुआ है वो हमने ही किया है, जो नहीं हुआ पिछली सरकार का है। अरे ये तो मान गया, अरे ये तो मान गया कि ये पुल अब ना गिरेगा। अरे ये तो मान गया कि ये पुल अब ना गिरेगा। बेचारा मारा हुआ किसी अखबार का है। और क्या सुनिएगा बताइए? एक चुटकुला। मुझे इन्होंने बताया कि आप माहिर हैं उसका। अरे मैं जवाबी चुटकुला पेश करूंगा। चुटकुला यार ऐसे नहीं चुटकुले, देखिए मेरी बात सुनिए, चुटकुले बातों में से निकलेंगे। आई नो, बट जैसे एक ये होता है ना कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट चुटकुला जो मैं कभी भी किसी भी महफिल में सुना सकता हूँ। अच्छा, अभी करते करते आ गया तो मैं ठीक है। धुरंधर पे आते हैं सर, लौटते हैं। उड़ी फिल्म में आपने आदित्य धर के साथ काम किया, बहुत बड़ा रोल नहीं था, और आपने कहा कि मैंने इस बात की परवाह नहीं की कभी कि रोल कितना बड़ा है और कितना नहीं। वहीं से भूमिका बनी धुरंधर की? मतलब हाँ बिल्कुल वहीं से बनी। मुझे कल रात को किसी ने मंच पे पूछा सवाल कि आप उरी के रोल में और धुरंधर 1 के रोल में, धुरंधर 2 के रोल में किस रोल को सबसे बड़ा समझते हैं, अहम समझते हैं? मैंने कहा उरी का रोल। अगर मैं वो नहीं करता तो बाकी ये रोल नहीं होते मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि उसके पीछे भी एक बड़ी प्यारी सी कहानी है। वो एक सीन का रोल था और
हालांकि रोल तो अच्छा था, लेकिन उसमें दिन बहुत ज़्यादा थे। शायद आपको पता नहीं, आप देखिए उरी फिल्म देखी आप लोगों ने? देखिए आप लोगों ने? उसकी सारी शूटिंग सर्बिया में हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। इंडिया में नहीं हुई थी, बिल्कुल भी नहीं हुई थी, सर्बिया में हुई थी। सर्बिया जो है वो यूरोप में एक देश है। तो यानी कि 7-8 घंटे की फ़्लाइट है, वहाँ जाना, एक दिन जाने में, एक दिन आने में, एक दिन शूटिंग का, एक दिन बफर, मतलब 4-5 दिन का मेरी डेट वो ले रहे थे एक सीन के लिए, एक दिन के लिए। तो मैंने मना किया, 1-2 बार मना किया। फिर मुझे आदित्य ने कहा कि देखिए, मैं तब आदित्यधर नहीं थे, कोई भी नहीं थे, वो नोबडी न्यू है। तो उनका मुझे फ़ोन आया, और मैं ये जो बात बोलने वाला हूँ इसको मैं बहुत वैल्यू करता हूँ। आप अगर एक्टिंग के स्टूडेंट हैं तो इसको, आपको भी ये बात आगे जाके शायद काम आए। मैं इस बात को बहुत वैल्यू करता हूँ। अगर मुझे कोई डायरेक्टर फ़ोन करके ये कहता है कि सर मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं इस रोल में किसी और को नहीं देख पा रहा, तो मैं अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ। मुझे लगता है कि यार मुझे इसके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि इसके पास और कोई चॉइस नहीं है। अगर मैं इसको मना करूँगा तो शायद किसी और को तो कर लेगा, लेकिन शायद उतने मन से नहीं लेगा जो इसको। तो मैंने उस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। व्हेन ही कॉल्ड मी अप एंड सेड कि सर आई नीड यू फॉर दिस रोल, आई सेड ओके डन, आई विल कम नाउ, एंड आई डिड दैट। और मुझे अभी याद है, हमने पूरा दिन रखा हुआ था उस सीन के लिए, और हमने 2.5 घंटे में ख़त्म कर दिया उस सीन। और उस सीन में और बड़ी चीज़ें थी कि जैसे उसमें वो पाकिस्तानी मोल है, उसमें तो उसको एसिडिटी है। तो एसिडिटी, अब ये जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि मैं कैसे, जो डायरेक्टर ने लिखा उससे आगे मैं कैसे दूं उसको। अब एसिडिटी तो डायरेक्टर ने लिखा है कि एसिडिटी है उसको, पर एसिडिटी का फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी तो होना चाहिए। अगर मैं ये पी रहा हूँ, मुझे इससे एसिडिटी होती है कॉफ़ी से, तो ये रख दी मैंने तो इतना ही होगा एसिडिटी। लेकिन अगर मैं ये भी अगर होगा तो एसिडिटी बाहर निकल के आएगी। तो जब मैंने उसमें वो डकारों का प्लेसमेंट किया उस सीन में, तो वो सीन यादगार सीन बना। और उसके बाद जब धुरंधर वो कर रहे थे तो उसी दिन मुझे आदित्य ने एक बात, ये फिल्म तो नहीं, ये रोल तो नहीं सुनाया था, पर उसने मुझे एक बात कही। उसने कहा सर आई विल पे यू बैक फॉर दिस। वो बात रखी उन्होंने अपनी। मुझे पता नहीं आपने कितने मीम्स देखे हैं धुरंधर पर बने हुए, बहुत सारे में, तो हम आपको कुछ मीम्स दिखाते हैं आपके रिएक्शन के लिए। ये देखिए, धुरंधर 2 इन अ नटशेल। तो वो विराट कोहली हमजा हैं और आप MS धोनी की, गौतम गंभीर और वर्ल्ड कप जिताया था इन्होंने। हाँ, वाह। ये देखिए सर, तुम कब आए, सबसे पहले मैं ही आया। अरे बाप रे, मैंने नहीं देखा। हाँ, अगला ये दिल्ली पुलिस ने शेयर किया था, इसमें पूरा दिख नहीं रहा है। हेलमेट पहनेगा तभी सयाना बनेगा मेरा बच्चा। बच्चा है तू मेरा, ये ले हेलमेट पहन। ये बच्चा है तू मेरा लिख के मिला था डायलॉग में? नहीं, लिख के मिला था। ये तो लिख के मिला था। और आदित्य ने लिखा था, और ये तो वेरी वेरी गुड राइटर। क्या उन्होंने फिल्म लिखी है, पूरी फिल्म, मतलब मैं अपने रोल की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा 1-2 बार सीन्स में, जब वो आया, तो मुझे लगा यार ये इसमें कुछ छुपा हुआ है। इसमें इस लाइन में लेयर्स हैं जो लोगों को बाद में समझ में आएंगी कि लेयर्स हैं। सी व्हाट हैपेंस इज कि ये वो लाइन है जो डायरेक्टली आपको ये बताती है कि ये जो आदमी कह रहा है उसको मीन नहीं करता। तो तभी मैंने वो शेर लिखा कि जो एतबार नहीं करना है। वो आपको याद है, आपने गिना है कि आपका कैरेक्टर फिल्म में दोनों मिला करके, द रिवेंज और धुरंधर 1, कितने लोगों को बोलता है बच्चा है तू मेरा? मैंने नहीं गिना। बहुत सारे, मतलब आई थिंक अरशद पप्पू। मैं तो इस बात पर हैरान था कि डायरेक्टर ने
एक बड़ा जोखिम ये लिया है कि जो लियारी का डॉन है, जिसके नाम पे लोग थर थर काँपते हैं, जो अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है, उसको इतने पेट्रनाइजिंग तरीके से, बच्चा है तो मेरा, चल फैंटा पिलाता हूँ, पता नहीं डॉन को ये कहते हुए भी एक जो बालक वाला जो भाव होगा ना, उसको दिखा पाना, दर्शा पाना कि परिवार का बच्चा है तू यार, चल हो, बाकियों के लिए डॉन होगा, उसमें सम्मान उम्मान अलग गया, पर मैं बच्चे की तरह देखता हूँ, तू होगा लियारी का डॉन, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए फैंटा वाली लाइन शायद ज़्यादा पॉपुलर भी हुई। देखिए, वो जो सीन है ना जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, फैंटा वाला जो सीन है, वो सीन धुरंधर 1 और 2 का बेस है। वहां से, उस फिल्म से, उस सीन से फिल्म शुरू होती है। जैसे मुझे लगा कि अरे बाप रे, ये आदमी तो मेरा मुकाबला कर रहा है यार, ये मेरी गद्दी लेना चाह रहा है, तो बच्चा है तू मेरा, वहां से शुरू होता है, चला तुझे फैंटा पिलाऊं। और फैंटा जो है वो एक मेटाफर है, चल मैं तुझे सेट करता हूं। तो सारी फिल्म की प्लेसमेंट जो है, उसके बाद देखिए वो संजय दत्त के कैरेक्टर को फ़ोन करता है आदमी कि भैया इसके पर काटने आ जाओ, अरशद पप्पू से मिलता है। पप्पू, तो एक उनको आपस में भिड़ाता है, तो ही स्टार्ट्स प्लेइंग द गेम फ्रॉम दैट इज द सीन, द बेस ऑफ द फिल्म। उसके पहले तो जो मैं वो हॉस्पिटल में रोता रोता आया कि अरे मर गया मेरा बच्चा, तो रोता रोता मुझे आया, तो मैंने जब हम वो सीन कर रहे थे तो मुझे उसने कहा, आदित्य ने, कि सर इतना लाउडली मत रोइए, थोड़ा माइल्ड। जो हमने पहला टेक किया तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा देखो यार, ऐसा है कि आपने कभी देखा है कि कोई किसी की डेथ पे आदमी गया हो और वो एकदम पास जाके बोलता है, उसके गले में, कान में जाके बोलता है कि भैया तुम्हारे साथ ये हो गया, मुझे उसका बड़ा दुख है, ये होता है ना। लेकिन जो आदमी मीन नहीं करता, जो फ्रॉड है, वो तो दूर, यार कोई शादी थोड़ी हो रही है, यू नो, अरे यार तेरी शादी हो गई यार, मैं बड़ा खुश हुआ। तो इट्स नॉट अ मैरिज सेरेमनी, इट्स नॉट अ हैप्पी मोमेंट, इट्स अ सैड मोमेंट। ही हैज लॉस्ट हिज सन। तो उसमें अगर ये आदमी लाउड होगा तो वो कैरेक्टर का बीज वही आपने बो दिया। दैट इज द जीनियस ऑफ द राइटर डायरेक्टर आदित्य धर। So I told him that let me do it louder, you know. He wanted little milder. मैंने कहा नहीं, माइल्ड मत करने दो, मेरे को लाउड करने दो, क्योंकि लाउड करूँगा तो वो टक करके वो इस्टेब्लिश होगा कि फिर वो चप्पल भी पहन रहा है बाहर गाड़ी में। तो वो मैं एक्चुअली ये वो सीन है ना, कुछ सीन्स पर मैं बात करना चाहता हूँ, पर एक बार ना सारे मीम दिखा देता हूँ मैं आपको। आगे बढ़ जाओ। जमील जमाली टू हमजा, भरोसा रखिए पुराने खिलाड़ी हैं। ब्रो प्रोजेक्टेड इन 2011 बट वी डिडंट गेट दैट ही इज अ रियल धुरंधर। ये मैंने कुछ दूसरा काम किया था, इसमें मेरा नाम धुरंधर था। हाँ जी, हाँ जी। ये है सर, अप्रेजल नाम की एक चीज़ होती है कॉर्पोरेट में ना जी। फिक्र न कर मेरा बच्चा है तू, माई मैनेजर व्हेन इट्स टाइम फॉर अप्रेजल, और माई मैनेजर व्हेन इट्स टाइम फॉर अप्रेजल। ये मेरा बच्चा है तू बोल दिया, समझ नहीं आया मेरे को। सर अप्रेजल से ठीक पहले बोल दिया कि मेरा बच्चा है तू फिक्र ना कर, और अप्रेजल के समय अच्छा, ही डिडंट मीन इट। माय मैनेजर शो मी द बेस्ट फिनिशर, आई सेड द बेस्ट। तो ऊपर हार्दिक पांड्या है, बीच में MS धोनी है, परफेक्शन वाले फिनिशर आ रहे। ये जमील जमाली के इंटर्नशिप डेज हैं, जब तिरंगा फिल्म में वो खबरी लाल थे। ये अब देखिए, ये भी अब ये इसमें मेरे सिर्फ 5 सीन थे इस फिल्म में। 5 सीन नहीं थे, 5 फ़ोन कट थे। 5 बार फ़ोन करता वो,
मैं हूँ खबरी लाल। अभी अभी समाचार मिला है कि फलां आदमी वहाँ अटैक करने जा रहा है। तो 5 फ़ोन करता है और उसका आखिरी जो फ़ोन कट होता है वहाँ उसको शूट कर दिया जाता है। वो बोलता है और ये था खबरी लाल का आखिरी समाचार एंड ही डाइज। तो ये भी बढ़िया लिखा गया भूमिका। बढ़िया लिखा जी हुआ। जब तिरंगा देखते हैं अभी भी, जब भी कहीं आ जाती है जी। और अगर उसमें वो ऑप्शन है ना नेटफ्लिक्स या कहीं वहाँ पे चल रही हो पीछे करके देखने का, तो खबरी लाल के कॉल्स या उसका अंदाज उन्हें सुनने में बड़ा आनंद आता है, तो वो पीछे करके खबरी लाल का सुनते हैं। कमाल फिल्म थी। सीन्स दिखाएं। ये वो सीन है जो संभवतः शायद पहला सीन आपका शूट हुआ, मतलब ये फिल्म में सबसे पहले नहीं दिखाया गया है, पहला सीन शूट पहले हुआ है जिसमें हमजा। मेरा पहला दिन था ये शूटिंग का। हाँ, फिल्म में मेरी शूटिंग का मेरा पहला दिन था। और हमजा के सामने आप एक तरह से अपने शोल्डर्स डाउन करके सरेंडर करते हैं, उससे मित्रता प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं कि साहब उसका बेटी मांगने वो आया है और आपको लगता है कि इसमें फ़ायदा भी है। इसमें एक बॉडी लैंग्वेज का एक सडन चेंज है कि एक लड़की क्या फांस ली, मुझे ठीक से डायलॉग याद नहीं है लाइंस, अपने आप को फन्ने कहाँ समझ रहा है। हाँ, जब तेरी माँ तेरी तशरीफ़ें धोती थी ना, तब से ज़माने के फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ मैं। इस बात में चूँकि फिल्म का एंड जब आप देखा तो वो ज़माने के फ़र्ज़ ऐसा लगता था कि भारतीय होने के फ़र्ज़ भी हो सकते हैं, कि तू तो नया आया है और मैं कब से देख रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। फिर लाइटर वाले सीन से एकदम से बॉडी लैंग्वेज चेंज। जी, वो तो मेरे लिए ये दिन सबसे मुश्किल मेरा दिन ये था। क्यों? मेरे लिए एज एन एक्टर इट वॉज माई मोस्ट डिफिकल्ट डे एज एन एक्टर पूरे करियर में। इस फिल्म में, अच्छा, एटलीस्ट इस फिल्म में। ऐसा क्यों? सी क्या होता है, ये बड़ा इंटेंस सीन है और इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। जैसे आपने खुद ही कहा कि वो पहले तो कन्फ्रंट करने आया है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को फांसने की, और बाद में वो अपने आप को उसके चरणों में गिरा देता है ऑलमोस्ट। तो क्या होता है कि जब इतनी बड़ी फिल्म में इतना इंटेंस फिल्म में ऐसा सीन जब किसी एक्टर को मिलता है, जैसे मुझे मिला, मतलब पहला दिन, अगर यही सीन 10 दिन के बाद शूट करता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। बिकॉज फर्स्ट डे ना एन एक्टर इज फाइंडिंग हिज फुटिंग्स। तो मैं कितना हरामी हूँ, मतलब जमील जमाली कितना हरामी है जी। वो 10-15 दिन की शूटिंग के बाद मेरी रगों में बस जाता, यू नो। तो उसकी लेयर मैं खुद भी ढूंढ रहा था, लेकिन आई एम हैप्पी कि वो सब बाहर आया। डायरेक्टर ने भी, आदित्य ने भी करवाया मुझसे कि नहीं राकेश जी इसको ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, एंड ही यू नो वी टुगेदर वी पुल्ड दिस सीन, बट इट वाज लाइक लिटिल डिफिकल्ट सीन बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू, मतलब मैंने जितना फोकस बाकी सीन्स पे किया इस पे मैंने उससे 100 गुना ज़्यादा किया। एक जो ये अजीब सा जॉनर लग सकता है फिल्म का, दूसरे वाले का आखिरी हिस्सा आने तक, जब तक ये मालूम नहीं है कि जमील जमाली भी भारत की ओर से भेजे गए हैं फिल्म की कहानी के हिसाब से, उसके पहले जमील जमाली का किरदार एक कॉमिकल विलन जैसा किरदार है। मतलब वो भी विलन ही है क्योंकि वो लोगों को भिड़ा रहा है और डेफिनेटली वो वाइट शेड में नहीं है। तो उसमें ना बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे मुझे नहीं पता, रणवीर ने काफ़ी आँखों से बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बहुत बहुत। पर इसमें आपके वाले इस रोल में शोल्डर्स की भूमिका, या जैसे वो जेलेसी वाली जो बात है जहाँ पहली बार ये इस्टेब्लिश होता है कि रहमान डकैत अपनी पार्टी बना के अपना दरबारी साहब से सीधे संपर्क बना के मेरी कुर्सी लेना चाहता है, तो आप एकदम से गुस्से और जेलेसी में देख रहे हैं, पर अब आपको ग्रीट करना है तो तुरंत आप उसको चेंज करके मुस्कान में परिवर्तित करते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो जो आपने इसके पहले रोल्स किए हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपको कॉमेडी के रोल्स मिले, मतलब या बड़ा
जैसा नंबर ऑफ एपिसोड्स जो थे, दिलरुबा का कैरेक्टर श्रीमान श्रीमती हर घरों में देखा गया 90s में, कुछ उससे हेल्प मिली आपको, या ये कम्प्लीटली डिफरेंट था? आपने कहा कि मैं रिविजिट नहीं करता, सबकॉन्शियसली तो एक आपकी एक टाइमिंग, एक पॉजेस और उसका वो रहता है, कुछ हेल्प रही? आपने बाद में एनालाइज किया इतना? देखिए, मैं क्या समझता हूं कि मैं कभी ये प्लान नहीं करता कि ये लाइन मैं ऐसे बोलूंगा। मैं कभी प्लान नहीं करता। मैं कभी ये प्लान नहीं करता कि ये लुक मैं ऐसे दूंगा। मैं कभी ये प्लान नहीं करता कि यहां मैं पॉज लूंगा। क्या होता है, मैं थोड़ा वर्किंग मेरा थोड़ा डिफरेंट है और मैं हमेशा इसी पे चला हूं। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि मैं सिर्फ कैरेक्टर के बारे में सोचता हूं कि ये हरामी है, इसको यहां तकलीफ हुई, इसको आगे जाना था, और मतलब मेरे को जमील जमाली को आगे जाना था, उसको हटा के इसको बना दिया। तो वहाँ एक पॉइंट तक मैं बड़ा खुश हूँ, एक पॉइंट के बाद आई रियलाइज। सो क्या है कि अगर आप कैरेक्टर में सोचेंगे ना, तो वो बॉडी लैंग्वेज, वो लुक, वो स्टाइल, वो पॉज, वो अपने आप जनरेट होगा। अगर देखिए, मैं अगर मेरे पास एक सीन आए, ठीक है, सीन आए कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जी, कि मेरी मदर की डेथ हो गई है और मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ और मुझे किसी ने कहा कि भाई इनका खून हुआ है, ठीक है। अब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ तो मेरे मन में ये भी है कि इनका खून हुआ है, मेरे मन में ये भी है कि मेरी माँ की डेथ हो गई है। बहुत सारे इमोशंस अब अपने जनरेट हो रहे हैं। जैसे गुस्सा जनरेट हो रहा है कि somebody has killed। ऐसा होता है ना, सीन होते हैं, आप घर में घुसे एंड somebody has come into your house and killed your mother। ऐसे होता है, दिल्ली में रोज़ अखबारों में छपता है। तो एक बेटा जब घर में घुसेगा तो उसने दरवाज़ा खोला, सामने माँ की डेथ हो गई, माँ का खून हुआ, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? तो अगर आप पहले ही प्लान कर लेंगे कि मैं ये सीन आया, मैं जैसे ही अंदर घुसूंगा बोलूँगा मम्मी मम्मी, ये मैंने पहले ही प्लान कर लिया, यू नो। बगैर ये सोचे हुए कि यार कि उस मोमेंट में मैं क्या फील करूँगा, थोड़ा सा उसमें अगर मैं घुस के देखूंगा तो शायद मैं ये ऐसे नहीं चिल्लाऊंगा, शायद आवाज़ भी ना फूटे। हाँ, कुछ शायद मैं कुछ बोल ही ना शायद मैं मेरी 15 मिनट की साइलेंस हो, उसके बाद मैं एक फ़ोन उठाऊँ, यार ये हुआ कैसे, यू नो। तो क्या होता है, अगर आप पहले से ही प्लान कर लो ना कि मैं ये लाइन ऐसे बोलूँगा, मैं इस यहाँ पर, आपको थोड़ा बहुत तो हल्की हल्की प्लानिंग करनी पड़ती है। कैरेक्टर के बारे में सोचना पड़ता है कि पाकिस्तानी है, इस लहजे में बोलेगा, ऐसे कपड़े पहनेगा, लेकिन ये नहीं कि ये लाइन मैं ऐसे बोलूँगा, यहाँ मैं पॉज दूंगा, ऐसा नहीं। एक चूँकि क्राफ्ट की बात हम कर रहे हैं तो एक सवाल यहाँ पर ये है, बहुत सारे एक्टर से कहते हैं कि इस कैरेक्टर में घुसने में हमें टाइम लगा, मैं वहाँ रहा, कैदी का रोल था तो मैं जेल में जाके कैदी से मिला जो छूट के आए हैं, वहाँ के माहौल में रहा, और फिर मुझे बाहर आने से भी टाइम लगा। अब शूट के समय मैं समझना चाहता हूँ, जैसे आपका एक्शन हुआ, आपको अब आप वो कैरेक्टर हैं, जमील जमाली हैं, और उसके बाद कट हुआ, अब आप जमील जमाली नहीं हैं, तो वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ जो करना है, क्या स्विच ऑफ करते भी हैं या नहीं? जैसे कई लोग अपने उस समय, अभी मैं आपको पीछे भी सुन रहा था जब आप बात कर रहे थे कि मेरी कैरेक्टर की तैयारी इस तरह की नहीं होती है कि मेरे साथ चलने वाले लोगों को पता चल जाए कि मैं इन दिनों ये फिल्म शूट कर रहा हूँ। बट इज़ इट दैट ईजी कि आप जमील जमाली से स्विच ऑफ कर गए? चुप, पर आपको जहन तो सोचना है ना कि अब जमील जमाली जो आपने कहा कि ऐसा है, ऐसे रिएक्ट करेगा, जब शूट शुरू होने वाला है तो समय बहुत कम है, मतलब 1 मिनट 2 मिनट है, आपको तुरंत सोचना है। आप इससे बेहतर है कि ब्रेक में भी सोचते रहें कि जमील जमाली क्या है। नहीं तो सॉरी हाँ, तो वही कि मतलब स्विच ऑफ आप करते हैं या पार्शियल स्विच ऑफ होता है, दिमाग तो चलता ही रहता है। वो एक बहुत बड़े रशियन एक्टिंग के टीचर हैं थे, मतलब स्टैनिस्लाव्स्की।
दुनिया भर में उनका मेथड पढ़ाया जाता है, मैंने भी पढ़ा है, और मैं अभी भी उनकी किताबें खोलता हूँ। मेरे शेल्फ पे उनकी किताबें पड़ी हुई हैं, अभी भी खोलता हूँ, कई दफ़ा पढ़ता हूँ। उनकी बड़ी खूबसूरत एक ऑब्जर्वेशन है, उनकी है ये, कि अगर एक एक्टर किसी रोल में घुसा हुआ है, तो वो उसकी कोई घर में मर गया और वो रो रहा है, ठीक है, रोने का आपका शॉट है कि आप रो रहे हैं, डायरेक्टर ने कट बोल दिया, अब उसके बाद भी रोए जा रहे हैं, तो उसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि आप नॉन एक्टर हैं, दूसरा कारण यह है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अब दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो मैं अभी तक किरदार से बाहर नहीं निकला, देखो मैं कितनी मैंने मेहनत की है। बिकॉज when the curtain falls or the director says cut, the act has ended. You're not supposed to stay with that. No, मैं 1 मिनट नहीं रहता उसके अंदर, 1 सेकंड नहीं रहता उसके अंदर. Why? Because I need to relax myself to prepare for the next shot. And if I am, see, acting is a make-believe business. So is filmmaking. It's a make-believe business. जो सेट लगा हुआ है वो सेट है, जो मेरी माँ बनी हुई है वो सेट है, जो मेरी बहन बनी है वो भी एक सेट है, सेटअप है, you know. It's not real. So I have to get into it to make it look real. I have to be real for that much time, and I should come out of it because I have to prepare for the next. हो सकता है कि चले ठीक है मैंने एक शॉट दिया, ठीक है, करेक्ट, द डायरेक्टर इज शूटिंग द सीन द अदर वे राउंड. वो ये सीन शूट कर रहा है कि भाई अब जैसे मेरी माँ की डेथ हो गई, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, अब मैं देख के रोया, यहाँ कट किया, लेकिन अगला जो शॉट लेने वाले हैं वो फिल्म में इस शॉट से पहले आएगा. हमने ले बाद में रहे, लेकिन पहले तो मैं गेट में घुसा तो मैं बड़ा खुश हूँ, अरे यार क्या हाल है तेरा, मुझे 2-3 दोस्त मिल गए वहाँ पर, तू कैसा है, मैं घर में घुस रहा हूँ, मेरा नेबर मिल गया, मैंने दो जोक मारे, और फिर मैं अंदर आया तो मुझे ये मेरी मालूम पड़ा कि तो अभी वो सीन शूट करना है, तो इसमें घुसा रहूँगा तो वो कैसे शूट करूँगा मैं. तो यू हैव टू कट इट. पर्दा गिर गया, कैमरा बंद हो गया, योर एक्ट इज ओवर. इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है कि स्विच ऑफ ऐसे करना पड़ता है. आई डोंट नो, मतलब ये अनुभव के साथ आता होगा, बट डेफिनेटली अनुभव के साथ आता है, और वन हैज टू रीच दैट स्टेज एज एन एक्टर. आई एम नॉट सेइंग इट हैपन विद, इनिशियली मेरे साथ भी नहीं होता था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये एक स्टेज पे आपको आना चाहिए. एक बहुत अच्छी लाइन है एंथनी हॉपकिंस की. He is Oscar winner actor of many films, great actor. तो उनकी एक बड़ी प्यारी सी लाइन है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो. तो किसी ने पूछा उनको कि हाउ डू यू प्रिपेयर अ रोल. ही सेड आई डोंट प्रिपेयर अ रोल, आई प्रिपेयर अ शॉट. मैंने रोल कितना भी अच्छा प्रिपेयर किया हो, घर में मैं 1 साल तक रोल में घुसा हुआ हूँ, बहुत कमाल के घुसा हुआ हूँ जी, मैं निकल नहीं पा रहा. मैं घर में नौकर से भी उस रोल में बात कर रहा हूँ, बाज़ार जा रहा हूँ तो सब्जी उस रोल में ख़रीद रहा हूँ, करेक्ट. लेकिन जब मुझे शॉट देना है तो मुझे वो शॉट प्रिपेयर करना है. वो जो मैं सोच रहा हूँ वो अभी पर्दे के सामने, मतलब पर्दे के ऊपर कैमरे में वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, लुक से आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ देखूंगा, इधर टर्न करूंगा तो आएगा. वो आई हैव टू प्रिपेयर अ शॉट, बीइंग इन दैट रोल. वो रोल मेरे बैक ऑफ द माइंड में है, इस सीन में इस परेशानी में हूँ भाई, लेकिन वो शॉट तो मुझे प्रिपेयर करना है ना. अगला सीन दिखाते हैं आपको जो मुझे एक पल के लिए लगा इस सीन में, जब आप बुलाते हैं एसपी असलम को और
फील्डिंग सेट करना चाहते हैं। आज मतलब धुरंधर को ही आप उसका पोस्टमार्टम नहीं कर सर, रहे हैं। धुरंधर से शुरुआत अभी ज़्यादा चर्चा उसकी है, फिर आपके बाकी काम पर भी बात करनी है, एहसास तक जाना है मुझे। पर इसमें यह था कि एक पल को लगा कि शायद आप एक्सेप्ट कर लेंगे। बोलो SP असलम चौधरी कहते हैं कि भाई आप ही ने मेरा ट्रांसफ़र करवाया था। बोले मुझे तो याद भी नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई, जवानी के जोशो खरोश में हो गई होगी कोई गलती तुमसे। ये पॉज तो नहीं होगा स्क्रिप्ट में? नहीं था। अच्छा, ये पॉज था, ये लिखा हुआ था, और ये पॉज 100% आदित्य धर का है। राइटर का पॉज है, एक्टर का पॉज नहीं है वो। बट आई यू ग्लैड कि लोगों ने ये छोटी बारीक चीज़ें नोटिस की हैं और उस पर मीम्स बनाए हैं, और वो कम्युनिकेट हुआ है उस तरीके से। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। इसी क्या होता है कई बार लैंड नहीं होता है ना इस तरह की चीज़ें, और भी हो तो लैंड नहीं होता। हाँ, ये तो पूरी फिल्म ही लैंड हो गई। लैंड हो गई। ऐसी टेक ऑफ हुई कि तो नहीं, ये पॉज बिल्कुल 100% राइटर का है, डायरेक्टर का है। और कुछ चीज़ें मेरी भी हैं एक्टर की, जैसे मैंने कहा वो है, या फिर वो घोड़े की सवारी वाला। हाँ नहीं, वो भी राइटर का है। हाँ, वो भी अच्छा है। वो भी अच्छा है। बट आदित्य धर इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, यू नो, वेरी 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 इंटेलिजेंट मैन, एक्सट्रीमली। मतलब इतनी यंग एज में सम पीपल आर जीनियस, और जीनियस का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। बीथोवन बहुत छोटी उम्र में बहुत वो ऐसा म्यूजिक बनाया कि बड़े बड़े लोग नहीं बना पाए, यू नो। तो कोई ऐसा बच्चा होता है जो पैदा होते ही मैथ्स की बड़ी हार्ड इक्वेशन सॉल्व कर देता है, ऐसे लोग भी होते हैं। तो आदित्य धर इज़ अ जीनियस ऑफ हिज ओन फील्ड, ही इज़ अ वेरी गुड राइटर, ही इज़ वेरी सेंसिबल, और बहुत सारी चीज़ें उनकी, मतलब मैंने तो रोल किया है और अपना मैंने बॉडी लैंग्वेज दी है उसको, अपना स्टाइल दिया है, लैंग्वेज किरदार का जो कैरेक्टर है, जो उसकी भाषा, वो मैंने दी है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई मुझे मिली। नेक्स्ट, ये तो हमने जिक्र किया। इसमें चूंकि SP असलम चौधरी को आप ही ने वापस बुलाया है, अब आपको ये दर्शाना है कि मुझे पता नहीं कौन असलम। तो वो जैसे मैंने शुरू में इंट्रो में भी कहा कि आतिफ असलम का इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज हम इस सीन पर बात कर रहे हैं क्योंकि चंद सेकंड में डिलीवर की गई ब्रिलियंस की वजह से वो जो टाइमिंग है कि कौन असलम, आतिफ असलम, वो कौन गया था? अच्छा, चौधरी असलम। ब्यूटीफुल सर, वो भी। थैंक यू। बहुत मज़ेदार सीन था ये तो, इसकी जिक्र हुआ ही, और बटक्स आर रियली वाइट। मैं थिएटर में, मुझे पता नहीं आपको और लोगों ने बताया होगा, जब मैं थिएटर में देख रहा था तो इसी पर मुझे सबसे तेज़ लाफ्टर सुनाई दिया था, इस डायलॉग पर। हाँ, मैं धुरंधर के नरेशन पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। जब आपको फिल्म नरेट की गई, और आपने ये बताया है पहले कि सभी कलाकारों को, सबको एक साथ नरेट की गई ताकि एक साथ समझ में आए, तो कई बार होता है कि स्क्रिप्ट के स्तर पर एकदम आखिर का ट्विस्ट कई बार डायरेक्टर नहीं बताते हैं। आपको डे 1 शूट के समय मालूम था कि जमील जमाली भी दरअसल भारत से आए? मुझे लगता है शायद उस दिन उन्होंने नहीं बताया था। अच्छा, उस दिन नहीं बताया था। ओके। मतलब हमारी यूनिट में बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि एंड इसका ये है। अच्छा, मुझे पता था। अच्छा, मुझे आदित्य धर ने धुरंधर शुरू होने से पहले ही 6-8 महीने पहले मुझे एक फ़ोन किया था कि राकेश जी, देयर इज समथिंग कमिंग फॉर यू। ये एक लाइन में बताया था कि ये रोल है, ये है, ये एंड है, ऐसे एंड होगा, बस कीप द डेट्स फॉर मी, दीज डेट्स फॉर मी, एंड इसमें किसी को डेट मत दीजिएगा। एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मतलब उसी दिन से मैंने बहुत कुछ किया अपने आप को फिट रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रोल के बारे में स्टडी करने के लिए,
विकी कौशल का फोन है, ले लूं? हाँ ले लीजिए। हेलो। हाय सर, मैं विकी बोल रहा हूँ। हाँ जी, की हाल चाल है? ऑल गुड सर। मैं आई जस्ट कुडंट कंट्रोल एंड आई हैड टू कॉल यू। अरे मेरी जान। इतना मतलब स्वाद आया ना। Every time you came on screen, it was just like it lit up. थैंक यू। हरकत, हर छोटी चीज, सारा मतलब I don't know, I don't have words to tell you. अरे मैं तेरे को डाला हूँ लाउड स्पीकर पे बिकॉज आई एम इन द शूट ऑफ लल्लन टॉप। वुड यू माइंड इफ आई पुट यू ऑन लाउड स्पीकर? Of course. ओके। हाँ विकी, अभी बोल तू क्या बोल रहा है? जैसे मैंने प्लान नहीं किया भाई कॉल मैंने प्लान नहीं किया हुआ है। Are you really in the middle of an interview? आई एम इन द मिडल ऑफ एन इंटरव्यू। लल्लन टॉप जो होता है, ललन टॉप के गेस्ट इन द न्यूज रूम में है विकी भाई। तो मैं इनको ये ना लगे कि मैंने प्लान किया है। तो तेरा फोन आया तो मैंने कहा मैं ले लूँ, बोले हाँ ले लो, तो कट गया। नेटवर्क इशू होगा। Yeah. And hello, can you hear me? हाँ जी, आई कैन हियर यू। हाँ हाँ जी, परसों रात को मैंने फिल्म देखी and I'm just so blown away by the film and by especially by your performance. It's incredible. मतलब आप जब स्क्रीन पे आए हैं इतना मजा आया है and I'm sure everybody who's watched the film can say the same thing. इतना मजा आया है। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। सच्ची। हाँ बच्चा है तू मेरा। हेलो। हम सब बच्चे हैं। चल ठीक है, तू ही बोल रहा तो बस बच्चा है तू मेरा। I love you sir. थैंक यू, Take care. थैंक्स फॉर कॉलिंग। बाय Bye. सर कितने फ़ोन आ गए? किस के फ़ोन आए, मतलब जिनके फ़ोन से आपको वाकई खुशी हुई अच्छा ये काम करने के बाद? सचिन तेंदुलकर क्या बोले? बोले राकेश जी मज़ा आ गया, क्या छक्का मारा आपने। मैंने कहा हाँ तुमने बहुत छक्के मारे हैं, पर तुम्हारे छक्के इंडिया में गिरे हैं, मेरा छक्का पाकिस्तान में गिरा है। वाह। आप तैयारी के बारे में बता रहे थे। हाँ तैयारी मतलब इस रोल की तैयारी। चलिए मैं इसको थोड़ा सवाल को और खोलता हूँ। जैसे बहुत लोगों ने सोचा कि ये किरदार पाकिस्तान के किस पॉलिटिशियन से इंस्पायर्ड होगा, या एक से नहीं होगा, मल्टीपल से होगा, पर किन किन को देखा सुना, किन की स्पीचेस सुनी। एक ख़ास लहजा भी है पाकिस्तान का बोलने का, मतलब उस जिसमें मतलब आई एम श्योर आप पंजाबी तो अच्छी बोलती ही हैं, लेकिन वो सिर्फ पंजाबी नहीं है, उसमें एक रिदम भी है। भाई हमारे मुल्क के हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, अब अगर आप उसको ओवरडू कर देंगे तो फिर शायद वो कैरेक्टर के हिसाब से मिसफिट लगे। मैं तो देखता हूँ मेरे पास अगर एक चीज़ है तो मैं हाँ, आपको सुनाता हूँ जी। क्या है कि मैंने एक स्पीच तैयार की थी जिसको मैं बार बार सुन रहा था कि अगर जमील जमाली लियारी में जाएगा, ये मतलब स्क्रिप्ट की स्पीच नहीं है, ये फिल्म की स्पीच नहीं है, ये फिल्म में यूज़ नहीं हुई है, बट आपने फिल्म की तैयारी है के नहीं। लिए यूज़ की थी। हाँ मैं ढूंढता हूँ, मुझे अगर मिल जाए तो। जी हाँ मिल गई जी। तो ये कि अगर मैं जाऊंगा लियारी में तो मैं कैसे बोलूँगा, तो मैंने अपना होमवर्क के लिए ये तैयार की थी। सुनवाइए। लेकिन फिर मुझे जब मैंने आदित्य को ये सुनाई तो उसने कहा सर इसमें ना आप लहजे पे बहुत फोकस कर रहे हैं, इतना मत कीजिए वरना छोटी चीज़ों से ध्यान हट जाएगा। छोटी चीज़ें जो आप नुएंसेस, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, नुएंसेस, लुक्स, पॉजेस, उससे ध्यान हट जाएगा, सारा ध्यान इस पे चला जाएगा। तो मैं आपको सुनाता हूँ ऐसे। जी प्लीज़। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो जब मैं ये अपनी पहले ये सुना देता हूँ आपको। देखिए अभी ऐसा है कि पाकिस्तान में नबील कबूल का अपना एक नाम है, एक रुतबा है, एक स्टेटस बनाया हुआ उसने नबील कबूल ने। और नबील कबूल बनना कोई आसान काम थोड़ी है, हर कोई थोड़ी बन जाता है आदमी नबील कबूल। उसके लिए आदमी की मेहनत चाहिए, आदमी का डेडिकेशन चाहिए। अपने माशरे में आप किस तरह से रह रहे हैं, लोगों के साथ कैसे आपका लेन देन है, क्या आप उनकी केयर करते हैं, कैसे देखभाल करते हैं उनकी, ये सारी
चीजें देखी जाती हैं तब जाके आदमी कोई नबील कबूल बनता है, ऐसे थोड़ी बन जाता है। अब आज की डेट में, आज की तारीख में मैं मतलब अल्लाह जानता है मेरा, मैं जब भी लियारी में दाखिल होता हूँ, मैं एंटर होता हूँ, दोनों तरफ लाइनें लग जाती हैं लोगों की। लोग लाइनें लगा के खड़े हो जाते हैं इस्तकबाल करने के लिए कि भाई नबील कबूल आया है। और उनको यह भी पता है कि नबील कबूल जब आया है तो वो खाली हाथ नहीं आया, वो खाली हाथ नहीं आया, ना ही खाली हाथ जाना है उसने। वो आया तो साथ में कोई डीवीडी प्लेयर लेकर आया है, कोई कपड़ा लत्ता लेकर आया है, किसी के लिए कोई सामान लेकर आया है, किसी बुढ़ी औरत के लिए कोई मशीन लेकर आया है कपड़े सिलाई वाली, किसी बच्चे के लिए कोई पतंग लेकर आया है, खिलौने लेकर आया है। ये खिलौने जो हैं वो भी बच्चे बड़ा लाइक करते हैं। तो नबील कबूल खाली हाथ नहीं, और जब जाएगा नबील कबूल तो भी उसने खाली हाथ नहीं जाना वहां से। उसने लियारी के सारे मसाइल, सारे मसले जो वहां पर हो रहे हैं, जो वहां पर हैं, उनको अपनी जेब में डाल के लेके। सर ये मेरी स्पीच है, मतलब जी, ये आपने लिखी? मैंने लिखी। और मुझे ये लगा कि ये मैंने इसलिए लिखी ताकि मैं इस लहजे में रहूं। पाकिस्तान बोलते हो, पाकिस्तान नहीं बोलते, पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान, तो इस तरह से बोलते हैं। तो मैंने इन सब चीज़ों को अपने अंदर समाने के लिए ये स्पीच लिखी। और इसको मैं ये शायद जो आपको लिखी हुई इस समय आप सुन रहे हैं, ऐसी मैंने कई सारी लिखी, उनको रिकॉर्ड किया अपनी आवाज़ में, और खुद ही रिकॉर्ड किया, खुद ही सुनता रहता था। शूटिंग करीब आने वाली थी तो उसके पहले, ताकि मेरे अंदर ये रहे, मेरे से निकल ना जाए कहीं। तो एक दिन मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करके गाड़ी में जा रहा था अपनी वाइफ के साथ, तो मैं पीछे बैठा था, वाइफ मेरी बगल में थी। तो वो लेडीज़ वाली बात कर रही थी, लेडीज़ की जो बातें होती हैं, अरे हाँ वो किटी उसके पैसे, अरे और क्या समझते अपने आप को यार, वो पागल है, उसको मतलब गली, वो अपनी जो होती है लेडीज़ की अपनी बातचीत, बिचिंग विचिंग जो आपस में चलती रहती है, वो चल रही थी कुछ उनकी। तो मैं ये स्पीच सुन रहा था, वो मेरे बगल में बैठी, तो ये जो आप सुन रहे हैं वो मेरे कान में आ रहा है फुल स्पीड वॉल्यूम पे। तो थोड़ी देर में 3-4 बार लुक दिया, क्या कर रहे हो यार, ये कौन, तुम किससे बात कर रहे हो, कौन है आदमी? मैंने कहा ये आदमी मैं हूँ यार। क्या आप पागल तो नहीं, क्या किया आपने? मैंने कहा ये मैं मेरी अपना होमवर्क है यार। बिल्कुल अलग टेक्सचर है आपकी आवाज़ से, इसमें तो थोड़ी सी भारी आवाज़ है इसकी। हाँ, तो मैं पहले ये आवाज़ रखने वाला था पहले, तो मैंने आवाज़ छोड़ दी, लहजा रखा। पहले मैं ये रखने वाला था। दिस इज व्हाट आई प्रिपेयर्ड। बट बहुत स्मार्ट सजेशन है ये आदित्य का। आई डोंट नो, हो सकता है इसके साथ भी बहुत अच्छा लगता कि नुएंसेस से ध्यान नहीं हटना चाहिए, आवाज़ से के टेक्सचर से भले ही थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से वो जो नुएंसेस और पॉजेस की हम बात कर रहे हैं, उसकी वजह से वो जो शॉर्ट्स हैं। एग्जैक्टली, मुझे उसने यही कहा, आदित्य ने, उसने कहा सर आपका ध्यान इसमें फोकस चला जाएगा, आप छोटी चीज़ें रह जाएंगी। एक सवाल पूछ रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद, क्या ये अब स्पष्ट है कि नबील गबूल से ही इंस्पायर्ड है आपका कैरेक्टर? नहीं, इसमें तो जिक्र है नबील गबूल। नहीं, वो तो मैंने अपनी उसके लिए किया है। नहीं, बट लियारी के पॉलिटिशियन वही हैं, उनका बयान भी आया। वो है, इत्तेफाक की बात है, वो है। और लेकिन मैंने उनको मैंने देखे हैं, उनकी वीडियो भी देखे हैं बहुत सारे, और लेकिन ये मिश्रण है कई लोगों का। अल्ताफ हुसैन, मतलब कई लोगों का मिश्रण है, ये एक का नहीं है। अल्ताफ हुसैन के देखे आपने? नहीं। अच्छा, नहीं, वो मुझे ही रखते हैं वैसे ही, MQM करके वहाँ एक पार्टी। हाँ, देखे, मतलब मैंने देखे होंगे, मैं कई लोगों के, मुझे नाम नहीं पता, मैंने कई लोगों के देखे, और फिर मैंने उनका एक खिचड़ी बना के ये अपना एक वर्शन बनाया। नबील गबूल साहब का ना बयान आया था जब पहली धुरंधर आई थी, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। पाकिस्तान में कोई मीडिया ने उनसे पूछा होगा, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो बड़ा ही ज़रूरी किरदार दिखाया गया है धुरंधर में। अभी तक मुझे इतने मीडिया और पॉडकास्ट वाले कह रहे हैं कि आप अपना इंटरव्यू दें, वो मैं दूंगा कराची जाकर, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि धुरंधर में जो मेरा रोल दिखाया गया है वो रोल बहुत दबंग था। इन्होंने मेरे रोल को सही नहीं दिखाया है। इन्होंने कोशिश की है लियारी को टेररिस्ट हब दिखाने की। लियारी कोई टेररिस्ट हब नहीं है। अगर इनका एजेंट आ जाता तो जिंदा सलामत लियारी से नहीं जाता। वो ठीक है, पाकिस्तानी एजेंडा उनका जो भी है। पर जब धुरंधर 2 आई
तब असली खेल हो गया उनके साथ, क्योंकि उनको भारत का एजेंट, वो ये एज्यूम कर रहे हैं कि मेरे बारे में है, वी डोंट नो। तो उन्होंने हालांकि एक इंटरव्यू में ये भी कहा, आपकी प्रशंसा की है उन्होंने, कि एक एक्टर के तौर पर मैं राकेश बेदी को बहुत पसंद करता हूँ, राकेश बेदी आई लव यू। हाँ जी। कोई मैसेज देना चाहते हैं नबील गबूल? नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आई लव यू नबील गबूल साहब। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और ये इत्तेफाक की बात है कि मेरी शक्ल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपसे मिलती है, बट आई कांट हेल्प इट। हाँ, ना आपके फादर पाकिस्तान आए, ना मेरे फादर पाकिस्तान ना आपके फादर इंडिया आए, मेरा मतलब ये था। तो ये शक्ल मिलती है, वो एक शक्ल क्या मिलती है, हल्का सा वो एक भारीपन है, और बॉडी वेट तकरीबन दोनों का हमारा सेम है, कपड़े भी ऐसे ही मैंने पहने हैं ऐसे। तो वो लेकिन देखिए, जब कोई राइटर लिखता है ना अपना, तो ये कंसीव किया हुआ आदित्य धर का है कि ऐसा कैरेक्टर होगा ये। उसमें कहीं नबील गबूल की झलक आई, उसको आई झलक। वाई? बिकॉज लियारी है, लियारीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ से कई बार इलेक्शन जीत चुके हैं, वहाँ के बड़े पॉलिटिकल बड़े करता धरता हैं नबील गबूल। तो उन्होंने ऐसा लिखा, लेकिन मेरा जो पोर्ट्रेयल है वो एक कॉमन लेवल पे है। पाकिस्तान का कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं वैसे? जैसे भारत में इस बीच बड़ा पॉपुलर हैं वो वीडियोस, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियोस ऑन इंडियाज विन। आई नो। और हम जब भी हम मैच जीते हैं या हारते हैं, हम फौरन उनके रिएक्शन देखते हैं। देखे आपने कभी? हाँ, मैं देखता रहता हूँ कभी। मतलब इस फिल्म की तैयारी में भी हाँ, मदद की होगी? देखता रहता। बट कुछ ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहेंगे वहाँ की इस ये रिएक्शंस की? नेचुरली फनी हो जाता है वो हमारे लिए, पता नहीं क्यों, मतलब हमें देख के हंसी आती है। अभी थोड़े दिन पहले एक लेडी ने एक रिएक्शन एक दिया था कि यार ये जो वॉर हो रही है ना, ये ईरान की और अमेरिका की जो वॉर हो रही है, और वो वहाँ जो वॉर चल रही है उसकी रशिया की और क्या यूक्रेन की, और यहाँ फलाना पाकिस्तान का शुरू हो गया अफगानिस्तान के साथ। आपको जो करना करो यार प्लीज़, लेकिन प्लीज़ धुरंधर 2 तक ऐसा कुछ मत करो ताकि मैं वो देख ना पाऊँ, मुझे वो देखनी है सब। एक लेडी का रिएक्शन बहुत अच्छा था, और मैं वो मतलब उससे मुझे समझ में आ गया था कि ये सिनेमा अलग है, ये फिल्म नहीं है, ये सिनेमा है। हम बोलते हैं ना, हैव यू सीन फ्रेंच सिनेमा, हम बोलते हैं ना हैव यू सीन रशियन सिनेमा, तो हम रशियन फिल्म नहीं बोलते, हम सिनेमा बोलते हैं। सिनेमा इज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ अ कंट्री। तो धुरंधर विल ऑलवेज रिप्रेजेंट इंडियन सिनेमा एट द हाईएस्ट एकोलॉन्स इन द हिस्ट्री। तो एक औरत का रिएक्शन था कि मैं अभी धुरंधर, पहली धुरंधर के बाद, पाकिस्तान की औरत, हाँ मेरा ख्याल पाकिस्तान की, मैं अभी पहली धुरंधर देख के निकली हूँ, अभी देख के निकली हूँ, मेरा दिल करता है मैं आज सो जाऊं और 19 मार्च को उठूं। इससे बढ़िया किसी फिल्म को और क्या मिलेगा एप्रिसिएशन। और ये बात कर रही है वो दिसंबर की, दिसंबर 5 को लगी थी पहली धुरंधर, तो 6, 7, 8 की बात कर रही है। मैं 3 महीने की मैं सोना चाहती हूँ 3 महीने के लिए, कि कट टू मैं उठूँ सीधा और 19 मार्च हो। पाकिस्तान से जो रिएक्शन आए धुरंधर फिल्म को लेके, अलग अलग मिक्स रिएक्शंस भी आए, पर जो भी रिएक्शंस आए, एक तो ये भी खबर आई थी कि लियारी वालों ने ये कहा है कि साहब जो धुरंधर ने कमाई की है वो हमारे नाम पे की है, तो उसका एक हिस्सा हमें मिलना चाहिए। चर्चा होती है, आपके कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आदित्य धर और वगैरह का, जिसमें आप ये भेज के लाफी? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करते, कुछ शेयर नहीं करते। अरे वी डोंट टॉक अबाउट द फिल्म मच। आदित्य धर और मतलब वो बिल्कुल कट जाते हैं अपनी फिल्म से, वो भी कटे हुए हैं बिल्कुल उसमें। सी इट्स, मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो मैं मानता हूँ। अभी मैंने पहला शेर ये था कि शोर नदी का नहीं आबशार का है, यहाँ से जो भी सफ़र है उतार का, वो ट्रुथ है एक्चुअली वो।
आप जैसे ही शोर मचाना शुरू कर दो कि आई एम देयर, यू नो, धुरंधर इज माय फिल्म, मैंने हिट कर दिया, मैं हर जगह बोला मेरी चल रही है, मेरी वजह से फिल्म, रणवीर शोरी क्या है यार, हमने रणवीर सिंह क्या है यार, बिकॉज ऑफ मी, तो ऐसा कर दूँ शुरू तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा। तो सक्सेस एंड फेलियर, दे आर बोथ मॉन्स्टर्स, you know, and success is a bigger monster. Because failure gives you many chances to recover. It gives you a better view of your capabilities, about your doing what you have done, how you have failed, chances to recover, chances to mend yourself. Success तो आपको अंधा कर देता है। अब बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं तो होता। इसलिए वो आदित्य धर भी ऐसे ही करते हैं, वो फ़ोन ले, बस खाली बहुत जो ज़रूरी लोग होते हैं कॉमन, जो मतलब जैसे शत्रुघ्न सिन्हा ने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे फ़िल्म देखनी है, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की, बाद में उन्होंने फ़ोन किया। शत्रुघ्न सिन्हा मेरे बड़े परम मित्र हैं, बहुत मतलब मैंने उनके साथ प्ले भी किए, मेरे बहुत अच्छे, मेरे वेल विशर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। उनको पसंद आई फिल्म? बहुत पसंद आई। तो जब उन्होंने फिल्म देखी, मुझे फ़ोन किया कि राकेश हम तुम्हारी ये फिल्म देखने वाले हैं। मैंने कहा देखिए सर। तो देखिए उन्होंने, आधी फिल्म हो गई तो इंटरवल में फ़ोन आया, राकेश इसमें तुम कहाँ हो? मैंने कहा सर वो मैं ही तो हूँ, मुझे पूछा। पर एक इस फिल्म को लेके एक क्रिटिसिज्म एक वर्ग का रहा, इस फिल्म की एक पॉलिटिकल लीनिंग है उसको लेकर के। लोगों ने प्रोपेगेंडा फिल्म कहा, काउंटर भी आए कि इस तरह से दुनिया में हर एक फिल्म जो कोई भी विचार को प्रोपेगेट कर रही है, रंग दे बसंती भले ही देशभक्ति की बात कर रही है, वो भी एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। उस फिल्म का पार्ट होने के नाते ये बात तो खैर ठीक है कि 2-3 बार ये बहुत स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की गई है, और आदित्य धर ने ये कोई छिपाने और उसकी कोशिश नहीं की है कि वो बतौर डायरेक्टर या बतौर भारतीय नागरिक इम्प्रेस्ड हैं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने जो भी कार्य किए हैं। बट फिल्म के क्राफ्ट के नज़रिए से और एक दर्शक के नज़रिए से इस बात में कोई समस्या आप देखते हैं कि फिल्म मेकर को तो छूट होनी चाहिए कि वो किसी की भी प्रशंसा कर सके? मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप किसी फिल्म को माइक्रोस्कोप लेकर क्यों देख रहे हो, और देख रहे हो तो इसलिए देख रहे हो क्योंकि वो चल गई। अगर वो फ्लॉप होती तो आप उसमें कोई मिस्टेक नहीं ढूंढते। अब बोलते फिल्म बनाना ही एक मिस्टेक है, ये तो है ही गलती, ऐसी फिल्म बनाओगे तो कैसे चलेगी। लेकिन फिल्म चल गई तो उसकी जो एक तकलीफ भी है कि वो चल गई, और उसमें एक ईर्ष्या भी है, और उसमें ये फिर छोटे मोटे उसके फॉल्ट्स ढूंढो, वरना कैसे बोलोगे, बात क्या करोगे। तो फॉल्ट ढूंढोगे तो बात करोगे ना, इसमें ये गलत है, उसमें ये गलत है। और ये कोई आप ये समझिए, अगर ये प्रोपेगेंडा फिल्म ही होती तो इसके पहले कितनी फिल्में बनी हैं यार प्रोपेगेंडा पे। एक फिल्म भी आई थी जो प्रधानमंत्री पे ही बनी थी, उसमें वो प्रधानमंत्री का रोल निभाया गया था जी, निभाया था इसने विवेक ओबरॉय ने निभाया। अटल बिहारी वाजपेयी पर एक फिल्म बनी, अटल बिहारी वाजपेयी फिल्म बनी थी, वो भी तो दोनों बीजेपी की थे, बीजेपी के हैं, मतलब अटल जी भी थे और मोदी जी तो हैं, अभी भी हैं। तो वो क्यों नहीं चली? उनमें तो पूरी फिल्म में तारीफ ही तारीफ थी और कोई था ही नहीं, उसमें कोई शूटिंग नहीं थी, कोई और कहानी नहीं थी, कोई स्पाई नहीं था, कोई स्पाई वर्ल्ड नहीं था, कोई लियारी नहीं था, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड क्रिएट नहीं किया गया था, सिर्फ तारीफ ही तारीफ थी कि इन्होंने ये किया और ये किया। कसीदे जिसको बोलते हैं, कसीदे ही कसीदे थे, तो क्यों नहीं चली? तो ऐसा नहीं है, आप एक सिनेमा, एक फिल्म चल रही है, उसमें उसके बहुत सारे रीज़न है। उसकी फोटोग्राफी तो देख लो यार, उसकी सेट्स तो देख लो, चॉइस ऑफ म्यूजिक भी, और वो लियारी तो देख लो, जो लियारी का सेट मालूम है कहाँ लगा था? आप बैंकॉक में। वो सेट जब आपने पहली बार देखा
अमेज हुए एकदम कि यार ये क्या बना दिया बैंकॉक में पाकिस्तान? मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार वो सेट पे पहुंचा, तो मैं 1-2 दिन पहले चला गया था अपनी शूट से, क्योंकि मेरी एक नेचर है कि मैं जब भी शूट पे जाता हूँ मैं कभी अपने वैनिटी में नहीं घुस जाता, कभी नहीं घुसता, जाते ही मतलब मैं जाती सबसे पहले डायरेक्टर को मिलता हूँ, राइटर को मिलने की कोशिश करता हूँ, मैं एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा वो अपने अंदर सीप इन करना चाहता हूँ। तो मैं एक दिन पहले चला गया, मैंने कहा मैं देखूँ ज़रा जाके कि क्या माहौल है, क्या। तो मैं गया और मैं पागल हो गया सर। आई वॉज अमेज्ड, मेरी आंखें फटी रह गई। मैंने कहा कि अगर किसी को आंख बंद करके यहाँ छोड़ दो तो किसी का बाप नहीं बता सकता कि ये पाकिस्तान है, ये बैंकॉक है। इतना बढ़िया सेट लगाया था और इतना अच्छा था कि अगर एक मोटरसाइकिल की रिपेयर शॉप है तो उसके बाहर जो मोटरसाइकिल खड़ी है वो भी पाकिस्तान की है, उसके जो पीछे जो सामान पड़ा है वो भी पाकिस्तान का है, एकदम पीछे जो शेल्फ है जिस पे इतना सा कुछ रिंग पड़ा हुआ है जो फिल्म में नज़र भी नहीं आएगा, वो भी उस पर भी मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। कितना बड़ा एरिया था ये लगभग जितने सेट लगा? ये था मेरे ख्याल कोई 2-1 एकड़ होगा। अच्छा, बड़ा था। और जो एंड का सेट है जहाँ पर वो मुरीद के का जहाँ वॉर फाइट होती है जी, जो वो हमारे बॉम्बे में लगा हुआ। अच्छा, वो बॉम्बे का है। हाँ। थोड़ा सा आपके साथी कलाकारों के बारे में ब्रीफ टिप्पणियाँ। अक्षय खन्ना के बारे में जो हमने सुना है, थोड़े रिजर्व्ड रहते हैं। पहली फिल्म में बड़ा कमाल किया उन्होंने, बड़े चर्चे हुए उनके। सेट पर भी वैसे ही रिजर्व, मतलब जब कट हो गया है तो फिर क्या करते? जैसे आई एम श्योर आप कुछ बदमाशियां करते होंगे, आपके व्यक्तित्व का कुछ पता चला है? नहीं, देखिए मैं बदमाशियाँ मैं सारी बदमाशियाँ यहाँ बयान नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि सोशल ऑब्लिगेशन वो अलाउ नहीं करते जी। तो नहीं, कुछ बीप लगाना हो तो हम लोग देख लेंगे। नहीं, क्योंकि बीप भी सुनाई देगा फिर लंबा बीप सुनाई देगा। तो वो अरशद पप्पू के फलानी जगह पानी भर जाए, वो भी आपने ऐड किया था या नहीं, वो उनका भी था। लिखा? अच्छा, उनका था पानी भर हाँ जाए। वो अपने आप ही ह्यूमरस हो गया था वो सीन, मतलब अचानक से ट्रेजिक से। और आपने एक बात नोट की कि दिस टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ द सीन। दिस जो आपने कहा है अभी, इट टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ द सीन। इस सीन में मैं अक्षय खन्ना को गले मिलके चला जाता हूँ टुवर्ड्स दी इनसाइड वार्ड जहाँ बच्चे की बॉडी पड़ी है, करेक्ट। और ये मेरी शॉट बैक से है, मेरा फ्रंट नहीं है। बैक से मैं बोलता जा रहा हूँ, साले बाबू डकैत तेरे पानी भर जाए। पीछे से शॉट है, आगे से नहीं है। पीछे से शॉट होने के बावजूद भी वो इतना असरदार है कि हम उसकी बात कर रहे हैं। सामने से नहीं है, मेरा कोई फेस नहीं है इस लाइन पे। वो आवाज़ का जो थ्रो है, आई एम श्योर वो थिएटर और उसकी वजह से ही आया होगा, बट उसमें वो फ्रस्ट्रेशन भी है और वो लाउडनेस भी कैरी हो रही है जिसके साथ आप एंट्री किए थे। खैर, आप अक्षय खन्ना की बात कर रहे थे कि नहीं, अक्षय खन्ना बाय नेचर क्वाइट इंसान है, अपने आप में रहते हैं, अपनी उनका एक है अपना, ही वांट्स टू बी लाइक इन हिज ओन। तो मैं उनके साथ जाके कई बार बैठता था, ऐसा नहीं कि हमने बहुत बातें की हैं, लेकिन मैं जिस तरह से हूँ, मैं एक बहुत चर्पी किस्म का इंसान हूँ जी। मैं बहुत, मतलब मेरा जो स्पॉट बॉय है और जो मेकअप मैन में वो भी मेरा दोस्त है। मतलब मैं उसके साथ भी 1 to 1 उसको जोक सुना रहा हूँ, उसको नॉन वेज बातें कर रहा हूँ, उसको हंसा रहा हूँ कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द फिल्म। एक नहीं, कई लोगों को मेरी ऐसी नेचर है कि मैं उनको गले में हाथ डाल के उनके साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर रहा हूँ और वो मेरी वैनिटी में भी आ रहे हैं, मैं भी उनके साथ खा रहा हूँ। मेरी ऐसी नेचर, दैट्स द वे आई हैव ऑलवेज बीन। तो अक्षय खन्ना है, वो अपने में रहते हैं। तो मैं कई बार जाके बैठा हूँ उनके साथ
और हमने मतलब मेरे थिएटर के बारे में बहुत बात की, मेरे प्लेस के बारे में बहुत बातें की, और फिर उनका रोल जो था छावा में, उसके बारे में, तब छावा आने वाली थी जब हमारी शूटिंग चल रही थी, तो उसके बारे में बहुत सारी बातें की। तो वी टॉक्ड लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा नहीं है कि क्वाइट है मतलब, लेकिन ये नहीं कि बात नहीं करते। वी टॉक्ड अबाउट ऑन मेनी थिंग्स। आर माधवन, उनका मेकअप बहुत कमाल था। माधवन के साथ मेरा एक भी सीन नहीं है। हाँ अच्छा, हाँ सिर्फ एक फ़ोन कट है। हाँ, लेकिन रणवीर सिंह से तो एनर्जी मैच होती होगी सेट पे, 100%। है ना? वो तो एनर्जेटिक आदमी है। हाँ, बहुत ज़्यादा। और हम भी उनके साथ ही फर्स्ट क्लास आपने कहीं बताया कि रणवीर सेट पर अपने शॉट्स खत्म होने के बाद भी रुकते थे और सॉर्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर जैसी रोल निभाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इन्वॉल्व थे। बिल्कुल। सी आजकल क्या है कि एक ज़माना था जब एक हीरो जो है वो एक टाइम पे 30 फिल्में कर रहा होता था, 20-25 फिल्में कर रहा था। गोविंदा की 25 फिल्में साइन कर लीजिए, 40 फिल्में हो गई। ऐसा वो टाइम अभी नहीं है, यू नो। या मिठुन दा जो है, उनकी 20 फिल्में फ्लोर पे हैं एक साथ। राजेश खन्ना की 12 फिल्में फ्लोर पे हैं एक साथ। वो अब वो समय नहीं है। अभी समय ये है कि एक हीरो तकरीबन एक टाइम पे एक ही फिल्म करता है, उस पर फोकस करता है, उसको ख़त्म करता है, फिर दूसरी फिल्म करता है। तो इसलिए उनके बाल जो है वो ओरिजिनल बाल है उनके। दाढ़ी जो है ओरिजिनल दाढ़ी है, वो कोई लगाई हुई नहीं है, बाल भी लगाए हुए नहीं है। तो बाल बढ़ाया आपने, तो क्या होता है जब आप एक ही फिल्म पे फोकस कर रहे हैं और आपका सारा दारोमदार उस फिल्म के ऊपर है, तो आप चाहते हैं कि ये फिल्म बहुत अच्छी बने, तो यू वांट टू गिव योर बेस्ट एंड लिटिल मोर ऑल्सो, यू नो। यू वांट टू सी टू इट कि फिल्म में कोई कमी ना रहे या फिल्म अच्छी बने। तो आउट ऑफ कंसर्न, मतलब पैकअप के बाद भी वो घर नहीं जा रहे, देख रहे हैं कि अभी फिल्म तो उन्हीं की है ना, हीरो तो वही हैं। तो उनके अगर वो सीन में नहीं तो क्या हुआ, लेकिन सीन तो उनके बारे में ही कुछ होगा। तो वो कैसे शूट हो रहा है, कैसे चल रहा है। धुरंधर में आपके काम को लेकर के किसने क्या कहा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप रिएक्शन दे दीजिएगा जो भी देना हो। रणवीर सिंह ने ये कहा, आप ही ने बताया किसी इंटरव्यू में, कि जब मेरा शूट ख़त्म हो रहा था, लास्ट डे था, सेट पर रणवीर ने माइक मेरे हाथ से लिया और बोले कि ये फिल्म अगर 1000 करोड़ का धंधा करेगी तो 500 उसमें राकेश जी की वजह से होंगे। ये उन्होंने इस बात को लिटरली लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कहने का मतलब उनका ये था कि इन दिस फिल्म राकेश बेदी हैज़ अ बिग कंट्रीब्यूशन। बट ही सेड दिस, राइट? No, he said these words. I'm not denying that. But I'm not holding on to them literally. कि भैया फिल्म मेरी वजह से चल रही है यार, फिल्म ना होता और मैं ना होता तो फिल्म बर्बाद हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं, ऑफ कोर्स मेरे मन में ऐसे ख्याल नहीं आते, मैं आने भी नहीं देता। लेकिन इसका ये एक सिंबल है कि राकेश बेदी की कैरेक्टर की कंट्रीब्यूशन इस फिल्म में बहुत बड़ी है। अगर ये फिल्म अगर चलेगी तो उसमें ही विल हैव अ बिग हैंड इन इट। आदित्य धर ने क्या कहा, याद है आपको? लास्ट डे वाले दिन, नहीं लास्ट डे से पहले, मतलब आप ही का बयान है। वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड मोमेंट्स रहेगा। अच्छा। एक किसी एक्टर के लिए ये एक बहुत, मतलब उनके लिए कितना भी वो मामूली हो, छोटा हो, मेरे लिए वो बहुत बड़ा मोमेंट है। और मैं जब भी उसको याद करता हूँ तो मैं आज भी इमोशनल हो जाता हूँ। आजकल क्या होता है, जब फिल्म ख़त्म होने लगती है तो फिर आप जो एक्टर का जा रहा होता है, पैकअप हो रहा होता है, उसके लिए आप एक केक मंगाते हैं, उसको थैंक यू बोलते हैं, गुड बाय बोलते हैं, भाई इनका लास्ट डे था, नाइस वर्किंग विद यू, थैंक यू, गुड लक। तो एक ऐसा नॉर्म आजकल फिल्म लाइन में हमारे यहाँ चल रहा है। तो जब फिल्म ख़त्म होने लगी तो एक एक करके कई केक कटने लगे, जिन के शॉट्स खत्म हो जिन गए, के सीन ख़त्म, मतलब रोल्स ख़त्म हो रहे थे, फिल्म एंडिंग पे थी, तो बहुत सारे एक्टर्स के, मैं अपनी तो ऐसी वो एक एक्टर का केक कट रहा था, हम वो गाना कर रहे थे,
वो वाला कौन सा है? शरारत दिखावा, तेनू शरारत दिखावा। मुझे गाना भी याद नहीं, देखो। हालांकि वो मेरी बेटी का गाना की शादी का गाना है फिल्म में। तो केक कट रहा था तो आदित्य, मैं खड़ा था ऐसे ही, तो मैंने कहा ऐसी, तो आदित्य केम टू मी, मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले, राकेश जी यार जब आपका लास्ट डे आएगा ना, केक कटेगा ना, मैं उस दिन रो पड़ूंगा। आई फेल्ट कि यू नो लाइक आई गॉट वेरी इमोशनल, आई हैड अ वेट आई and I looked into his eye. Even he had a emotional some on his face. Some emotion was coming and going on his face. So it shows the camaraderie between the actor and director. That we have spent some good moments into making a good film, and when we separate from here, we'll feel the separation. ये भी बोला था कि मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा खुश हूँ, सबसे ज़्यादा खुश क्योंकि आपको आपका ड्यू अब मिल रहा है, इसे एंजॉय कीजिए। देखिए क्या था कि आदित्य धर हमेशा मुझे मेरे काम को सराहते रहे, मेरा बॉडी ऑफ वर्क भी देखते रहे, पर उनको हालांकि मुझे बात कही नहीं, आदित्य ने कभी कही नहीं, पर उसको लगता था कि राकेश जी को वो चीज़ नहीं मिली है जो उनको मिलनी चाहिए। इतना बढ़िया काम किया है थ्रू आउट माई स्पैन ऑफ माई 47-48 years ऑफ वर्क, so much of work I have done. डू यू थिंक कि ड्यू अब मिला है, मिल गया? मैं ये मैंने मिला, चलो मान लिया मिला है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ड्यू नहीं मिला है। मैं इस जोन में ना, मुझे ये बहुत डेंजरस जोन है। करेक्ट। कि एक आदमी ये सोचे नहीं यार मुझे इंडस्ट्री ने पहचाना नहीं यार, मैं कितना महान एक्टर हूँ, लोग मुझे जानते ही नहीं यार, मेरी कदर नहीं करते यार। ये फ्रस्ट्रेशन का बीज है ये थॉट। तो मैं इस जोन में कभी जाता ही नहीं। मुझे लगा मेरा ड्यू जब होगा मुझे मिल जाएगा यार, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। और ये भी क्या ड्यू क्या है, ये अच्छा मैंने काम किया उसका एक रिएक्शन है। मधुर भंडारकर ने कहा, सडनली पीपल आर डिस्कवरिंग राकेश बेदी, ही वॉज आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म, आई इवन टोल्ड आदित्य धर that if anyone had recommended me Rakesh Bedi for this role, I would have thought 3 or 4 times about casting him. आपको लेने से पहले 3 या 4 बार सोचते। आपने काम बहुत अच्छा किया है, पता नहीं ये क्यों कहा उन्होंने, बट इसके पहले के जो आपके काम है उससे बहुत डिफरेंट काम आपको लगता है क्या ये? नहीं, इसका आप मतलब गलत लगा रहे हैं। अच्छा, वो जो मतलब इस सेंटेंस का मतलब देखिए, एक तो ये है कि अगर मुझे कास्ट करना पड़ता तो मैं राकेश बेदी को नहीं लेता, क्योंकि राकेश बेदी इतना अच्छा एक्टर है नहीं जितना उसने। नहीं यार, रोल में फिट नहीं है। फिट नहीं था। दूसरा मतलब ये निकलता है कि यार मतलब मैं आदित्य धर जितना इवॉल्व्ड नहीं हूँ, मतलब मैं आदित्य धर के लेवल पे नहीं सोच पा रहा हूँ कि राकेश बेदी भी ये रोल कर सकता है। तो उन्होंने इस सेंस में कहा है कि मैं अगर होता तो मैं शायद नहीं कास्ट कर पाता मुझे राकेश बेदी को, क्योंकि मैं सोच नहीं पाता कि ये भी पुल ऑफ कर जाएगा। दैट इज द मीनिंग। मुकेश छाबड़ा कह रहे हैं कि he said, I have been working for 49 years but I have never felt like a star the way I do now. He had tears in his eyes. ये किसने बोला? ये मुकेश छाबड़ा ने आपके लिए कहा है कि आपसे कभी बात हुई होगी और आपने उनसे कहा कि 49 साल में ऐसा स्टार जैसा फील मुझे कभी नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। देखिए, स्टार जैसा फील ना एक कम ऑन, इट्स मतलब लेट्स एक्सेप्ट इट कि ये जो स्टारडम है सर, नहीं मैं आपका बहुत काम है और बहुत लंबे अनुभव का काम है। हमारे घरों में श्रीमान श्रीमती के एपिसोड्स एकदम बिंज वॉच किए गए हैं, मैंने भी देखे। जवाब देता हूँ जी, लेकिन ये स्टारडम तो दिया है। नहीं सुन तो लीजिए मेरी बात। अगर श्रीमान श्रीमती के टाइम पे सोशल मीडिया होता तो मैं तब भी इतना बड़ा स्टार होता।
क्योंकि लोग शेयर नहीं कर रहे हैं ना बात को। आज एक आदमी शेयर करता है, एक आदमी डालता है कि राकेश बेदी ने ये कहा, तो ट्रिलियन सा लोगों के पास पहुंच जाता है और उसके आगे से और ट्रिलियन का रिएक्शन आते हैं। तो तब क्या था? कुछ नहीं था। कोई, आप कहाँ शेयर करेंगे मेरे काम को? और काम ऐसा भी था कि उसका कोई रीविजिट नहीं था काम का, कि एपिसोड आ गया, देखा आपने, देख लिया, वरना चला गया। अब पता नहीं कहाँ मिलेगा देखने को, कभी नहीं मिलेगा अब देखने को। हो गया, वो टेलीकास्ट हो गया, खत्म, द एंड। सेम थिंग हैपेंड विद माई फिल्म, ये एक दूसरे के लिए। इट वॉज, मतलब आज की जनरेशन वो कितनी बड़ी हिट थी उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आज से तुलना करूं तो शायद वो धुरंधर से भी बड़ी हिट थी। यही है यार दिस फिल्म। कमल हासन जी, एक बार वो मूंछों वाला किस्सा भी हुआ था ना आपके साथ, कि आप एक फिल्म में पतली मूंछें थी, आपकी रिक्वायर्ड थी, आपने उगाई थी, पर आप साइमल्टेनियसली दूसरी फिल्म शूट कर रहे थे, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है कौन सी। हाँ जी। वहाँ आपको मतलब मूंछें साफ करनी पड़ी, डायरेक्टर की इच्छा थी। चश्मे बदूर में हुआ था। चश्मे बदूर में हुआ था, हाँ। तो डंडीगढ़ मूछ थी, तो मैं करता रहा शूट। हाँ, तो ये देखो, ये देखिए, हाँ फारूक शेख। और हाँ, तो फिर आप बिना मूंछों के पेंसिल से मूंछें बना के पहुंच गए सेट पे? पेंसिल से मैंने बना ली। मैंने कहा क्योंकि सही बहुत डांटती थी मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा मस्ती ज़्यादा करता था, बोलता ज़्यादा था सेट पे, तो वो हमेशा बोलती थी यार तुम डिस्टर्ब बहुत करते हो। सही परांज पे? हाँ, सही बात है, मुझे बोलते थे, मुझे बहुत डांट पड़ती थी उनसे। तो अब मुझे मूंछ कटानी पड़ी। मैंने कहा अगर इसको, अब मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं मूंछ बढ़ा लेता हूँ तो हमको नकली मूंछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बीच में मेरी एक और फिल्म की शूटिंग आ गई, तो वहाँ कटानी पड़ी मुझे। आई वाज इन कंटिन्यूटी इन दैट फिल्म, तो आई हैड टू कट माई मूंछ। तो उन्होंने कहा साहब वहाँ पर है मूंछ कंटिन्यूटी, तो हम क्या करें, हमारी भी तो कंटिन्यूटी है भाई। हाँ, तो हमको मूंछ नहीं चाहिए, तो मैंने कटा दी। अब मैंने कहा कटा तो दी, अब मैं अगर नकली लगाऊंगा तो वो पकड़ लेगी, तो मैंने पेंसिल से बना ली और मैं 3-4 दिन शूट करता रहा। उसको पता नहीं, किसी को समझ नहीं आया। 3-4 दिन पता नहीं चला। एक दिन ऐसे ही, वो तब एसी वैसी होते नहीं थे, तो गर्मी, दिल्ली में शूट कर रहे थे, गर्मी बहुत थी, मैंने धूप में शूट कर रहे थे, मैंने ऐसे मलमल कपड़ा लिया और जब पहुंचा तो फारूक के सामने खड़े, बोले मूंछ कहाँ गई आपकी? मैंने क्या हुआ? वो शीशा देखो, आईना देखो। तो मैंने देखा तो आधी मूंछ गायब, वो मिट गई, मतलब कपड़े के साथ मिट गई। तो बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, तो सही एकदम गुस्से में, व्हाट हैपेंड? तो उसने मुझे चेहरा देखा, ये क्या किया तुमने? व्हाई यू डन दिस? मैंने कहा 1 मिनट कूल डाउन यार, 4 दिन हो गया, तुमको मालूम पड़ा गया, तो चलने दो ना अभी। वो सीन्स हैं इसमें? हाँ, पेंसिल वाले भी हैं? हाँ है, पता नहीं चलता, 1-2-3 सीन है। अर्जुन रामपाल ने का एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया था, वो वायरल हुआ अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। धुरंधर 2 के प्रीमियर का वीडियो है। इसमें आप कहते हैं कि यार पिक्चर तो दिखा दी, अब कुछ खिला दो, भूख लगी है। तो अर्जुन रामपाल कहते हैं सबको तो खा गए आप, और कितना खाएंगे? ये उसका प्यार है, मैं और कुछ नहीं कह सकता। मुझे ऐसा लगता है कि कोई किसी को खा नहीं गया है, सबने अपना अपना काम किया है। सबसे बड़ा काम जो लोगों को नज़र नहीं आता है वो है डायरेक्टर का, म्यूज़िक का, आर्ट डायरेक्टर का, कैमरा वर्क कितना अच्छा है, एंड द एक्शन डायरेक्टर। आप देखिए एक्शन फिल्म का, एक्टर का काम सबसे पहले दिखता है, लेकिन पीछे कितने लोग हैं जो काम करते हैं और उनका काम आपको। और जो चॉइस ऑफ म्यूज़िक है ना, सिचुएशन के हिसाब से हम अलग तरह का म्यूज़िक सुनते रहे हैं सिचुएशन पर। या एक्शन फिल्म है तो एक बिना लिरिक्स वाला गाना बज रहा है, हम आरी इमेजिन करते हुए एक्शन नहीं देखा हमने। ठीक है, अनुराग ने कुछ प्रयोग किए हैं म्यूज़िक के साथ, विदेश में प्रयोग हुए हैं बहुत सारे, स्पीलबर्ग ने किए हैं, बट ये थोड़ा ज़्यादा भारतीय था, क्योंकि वो गाने भी इसमें इस्तेमाल हुए हैं जो हम पहले सुन चुके हैं, क्लासिक सॉन्ग्स, और उनको सिचुएशन में फिट किया। जैसे संजय दत्त की एंट्री वाला सीन है, या जो चेस सीक्वेंस है जिसमें संजय दत्त को मारा जाता है, और वो पहला सीन रांगी का जब वो विधायक के घर में घुस करके बदला लेता है, और उसका म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक की चॉइस ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि वो बहुत हैट्स ऑफ टू द
डायरेक्टर एंड हिज चॉइस एंड ऑफ कोर्स द म्यूजिक डायरेक्टर। सर हमारे साथी कुछ सवाल पूछेंगे न्यूज़ रूम के, इसीलिए गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में। पर उसके पहले सोशल मीडिया पे कुछ सवाल आए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ, आप संक्षेप में जवाब दे दीजिएगा। अरुण कुमार ने इस इंटरव्यू का सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। वो पूछ रहे हैं कि अरुण कुमार सर, इस सोशल मीडिया पे हमें आए हैं, हमारे व्यूअर हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या सच में धूप में खड़े खड़े बाबू डकैत को लकवा मार गया था? आई थिंक सो। हितेश चंदेला कह रहे हैं कि यलीना को कब भेज रहे हैं वापस इंडिया, मतलब कब लेके आ रहे हैं? नहीं, हाँ, उसकी शादी यहाँ से गए हुए दूसरे स्पाई के साथ होगी। शिवेंद्र पांडे कह रहे हैं कि फैंटा कंपनी ने कितना पैसा दिया है प्रमोशन का? उनको दिया होगा, मुझे तो नहीं दिया। अक्षय विंचुरकर पूछ रहे हैं, राकेश साहब, हैव यू एवर फेल्ड और मेस्ड अप इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, लाइक फॉरगेटिंग लाइंस, नॉट गेटिंग व्हाट डायरेक्टर इज इंस्ट्रक्टिंग यू? हैज दिस एवर हैपेंड टू यू? हाउ डू यू ओवरकम इट? होता ही होगा, I'm Who sure. hasn't? हाँ, Who hasn't? कोई एक्टर ऐसा नहीं है जिसने जिंदगी में रीटेक ना दिया हो या भूला ना हो। तो सिनेमा में तो फिर भी हमारे पास ऑल्टरनेट है कि हम रीटेक कर लेते हैं। थिएटर भी मैंने बहुत किया है। इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए, कल ही मेरा यहाँ पर प्ले है दिल्ली में। दिल्ली में मेरा प्ले है मसाज, 2 hours सोलो परफॉर्मेंस। आपने लिखा है? मैंने लिखा, ये लिखा है विजय तेंदुलकर साहब ने। अच्छा, उससे अडेप्ट किया है? उससे मैंने अडेप्ट किया है एंड आई प्ले 24 कैरेक्टर्स इन दैट इन 2 hours टाइम। तो वेरी, इट्स अ फीस्ट फॉर एन एक्टर, स्पेशली एक्टर्स हु आर अपकमिंग और हु वांट टू बिकम एक्टर्स। उनके लिए एक तरह का लेसन भी है वो प्ले। जब हम कल कह रहे हैं तो ये बताना ज़रूरी होगा कि 3 अप्रैल की बात 3 कर रहे अप्रैल। हैं। सर, एक सवाल और, प्रीस्ट किंग ने ये पूछा है कि मूवी में जो डोंगा का कैरेक्टर है, उसको आदित्य धर ने डोंगा के कैरेक्टर की एक पूरी बैक स्टोरी बना करके दी थी कैसे वो रहमान डकैत के साथ जुड़ा और कैसे वो उनके लिए फादर फिगर बने, और इसीलिए वो कैरेक्टर का डेवलपमेंट उस तरह से हुआ। वो एकदम वफादारी साबित करता है, अपनी जान दे देता है। क्या जमील जमाली की भी कोई बैक स्टोरी बना करके निर्देशक ने दी थी कि 45 साल पहले आए एक इंडियन स्पाई की कहानी? सुनने में हमें काफ़ी मज़ा आया। मतलब डिटेल्स दिए थे क्या कि कब आया, कैसे आया, वो दिया था, या जितना फिल्म में दिखाया है उतना ही? नहीं, देखिए, ये डिटेल मुझे दिए थे, और बहुत एलेबोरेट नहीं है वो डिटेल्स। वो डिटेल्स हैं कि एक आदमी यहाँ पर है, काम कर रहा है, ताकि वो मेरे बैक ऑफ द माइंड कहीं रहे कि मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं एज एन एक्टर मैं गलती से भी कहीं ऐसा काम ना करूं जो मुझे एक्सपोज कर दे। तो मेरा जो हरामीपन का, बदमाशी का जो किंक है वो मेंटेन रहे। इसीलिए बड़े साहब के हाथ सहला रहे हैं और जो भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, और लेकिन एक बैक स्टोरी तो है ही ना उसकी, लेकिन वो फोर फ्रंट में नहीं आई। मतलब हमने उसको बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचा नहीं। वो है दिमाग में मेरे, है एज एन एक्टर है, लेकिन बहुत मैंने उसके बारे में सोचा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी एक्शन से ये एक्सपोज हो कि मैं कौन हूँ। आई नो ये सवाल का जवाब वैसे इस फिल्म के साथ मिल गया है, बट जनता की भारी डिमांड को देखते हुए, और ये डायरेक्टर के लिए शायद बेहतर सवाल होगा, बट फिर भी डू यू थिंक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ धुरंधर 3? See, personally, I think Aditya is not the kind of a man who will make Dhurandhar 3 now because Dhurandhar 1 and 2 have been hits. He's not the kind of a man. That's how much I know him. I don't know if he makes it. That's his. लेकिन जो मैं जानता हूँ वो कुछ नया बनाएंगे, बोलेंगे ये हो गया यार, ये हो गया, अब इसके आगे कुछ चलो ना। अब इसी बहती गंगा में हाथ धोने का क्या मतलब है? क्योंकि ये कहानी एक कल्मिनेट हुई है एक जगह पे जाके। इसका एक आर्क देखो, अगर आप आर्क शुरू से देखो कि कैसे वो आदमी
पंजाब में जो रहता था वो क्रिमिनल बना और फिर वो वहाँ गया पाकिस्तान में, वो कैसे उसका शुरुआत से एंट्री से लेकर एंड तक when he comes back and goes to his house again. वो भी बहुत अच्छा सीन है, आखिरी So सीन। it's a full arc. So now, yes, now you can make like Dawn. You know, like Dawn is a property. You know, you can make Dawn Dhurandhar 3, but that won't be this story. You get my point? अब बनती है ना, डॉन बनती है, ऐसे ऐसे बहुत सारी पिक्चरें बनती हैं। डॉन 1 भी बनी, 2 भी बनी, अभी 3 भी बनने वाली है। तो उस तरह से ये एक स्टोरी उनके पास इसका कॉपीराइट है, वो एक और धुरंधर 3 बना सकते हैं। एक धुरंधर, एक और आदमी कहीं और गया और उसने कुछ, लेकिन इस कहानी से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। ठीक है, ऑन दैट नोट ऑडियंस क्वेश्चंस। नमस्ते सर, मेरा नाम शुभांजल है। मैं आपको धुरंधर 2 के क्लाइमैक्स में ले आता हूँ। आपका किरदार जमील जमाली वो हमज़ा को अपने घर भेज रहा है, भारत भेज रहा है, और बैकग्राउंड में बज रहा है एतबार बढ़ता है और भी मोहब्बत का, जब वो अजनबी बनकर पास से गुजरते हैं। और ठीक उसी मौके पर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो आंसू किस लिए थे? वो हमज़ा को घर भेजने के लिए थे या इस बात के लिए कि जमील जमाली खुद कभी घर नहीं आ पाएंगे? ऑब्जर्वेंट है लड़का। अच्छा सवाल है। सी, इट्स नॉट दैट। क्या होता है, जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, हमजा ने इतना बड़ा काम किया और उसको सडनली पता चला कि वो काम मैंने करवाया है, और हमजा इज नाउ माई प्रोटेजी। आई हैव, मतलब जमील जमाली का प्रोटेजी है वो। ही हैज़ ब्रॉट हिम अप फ्रॉम ज़ीरो। ही हैज़ मॉनिटर्ड हिज एवरी मूवमेंट. He has seen to it he reaches a stature. And he has done the job. It's a job well done. Correct? And I don't mind sacrificing my daughter's life also. Because that job is more important than my personal life. And he has been close to me. He's my daughter's husband. And he's going forever. And I don't know how I'll face my daughter. I don't know what I'll tell her. And he's going forever. I'll never meet him again. But I've had a great affinity with him. तो ये सब मिला जुला कि आप सोचो तो वैसे ही आपकी आंख में पानी आ जाएगा। जब मैंने धुरंधर द रिवेंज देख ली तो मैं पहली वाली रिविजिट करने लगा, और उसमें जो पहला सीन है हॉस्पिटल वाला, जब हॉस्पिटल में आकर वापस आके आप जूते पहनते हैं गाड़ी में, उसमें एक छोटा सा शॉट है कि जाते जाते जब आप बाय करते, उज़ैर को बोलते हैं कि ध्यान रखना, गर्मी नहीं करना, और शीशा करने से ठीक पहले आप मुड़ घूम करके हमजा को देखते हैं, एक ग्लिम्स। उस समय इसका कोई मीनिंग नहीं था पहले देखने पर, लेकिन सीज़न 2 को रिविजिट करने के बाद उसके नए अर्थ खुले मेरे लिए कि आई हैव एक्नॉलेज्ड कि तू आ गया इधर। एग्जैक्टली, सही बोल रहे हैं आप। वो शॉट इसी मंशा से लिया हुआ है कि लोग उसको बाद में कनेक्ट करें। सर मेरा एक और सवाल है, वो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से है। उस फिल्म में भी आप एक भारतीय जासूस बने थे, और उस फिल्म में जो कीर्ति कुलारी के हस्बैंड का जिक्र होता है, वो कहती हैं कि उनके हस्बैंड जसकीरत सिंह रंगी उनका वो शहीद हो गए हैं। तो क्या इन दोनों फिल्मों में कोई कनेक्शन था, या ऐसा जानते बूझते किया गया, या केवल कि मतलब ऐसे ही डाल दिया आदित्य धर ने, या कभी यूनिवर्स बनाने का प्लान हुआ? वो कैसे इन दोनों चीज़ों को मतलब कॉमन ग्राउंड पे लाया गया? मुझे ऐसा लगता है कि उस समय धुरंधर आदित्य धर के माइंड में इस लेवल पे उजागर नहीं थी, इस लेवल पे एक्टिवेटेड नहीं थी। हाँ, ये हो सकता है कि उनके मन में एक बीज हो इसका कि मैं ऐसा खेलूँगा इसके साथ। इससे ज़्यादा मैं उसको एनालाइज नहीं कर सकता। ठीक, थैंक यू। सर मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं। एक पहला तो सवाल नहीं है, एक फरमाइश है आपसे। अभी आप बात कर रहे थे ना मसाज प्ले की, तो मैंने
उसमें एक आप कैरेक्टर निभाते हैं एक मंत्री जी के पीए का जी, और वो अगर थोड़ा सा आप करके दिखा देते तो मैं बहुत उसमें बहुत सारे किरदार मैं निभाता हूँ। तो उसमें मंत्री के पीए का फ़ोन आता है, तो उसका गला बैठा हुआ है, तो उसकी बात सुनाई आधी दे रही है लेकिन समझ में पूरी आ रही है। अब जैसे मैं आपको पूछूंगा तो बताइए मैंने क्या पूछा, और सुनाइए क्या हाल चाल है आपका, और सुनाइए क्या हाल चाल है घर में सब ठीक है, एनी प्रॉब्लम, आप? घर में सब ठीक है। एनी प्रॉब्लम टेल मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। इसमें गला छिलता नहीं है इससे? नहीं, बिल्कुल नहीं चलता सर, और मज़ा आ जाता है। अद्भुत। हाँ, दूसरा सवाल। हाँ, दूसरा सर रणवीर सिंह को लेके है। हम लोगों ने बहुत अलग अलग किरदारों की सबकी बात की, रणवीर सिंह की थोड़ा कम बात हुई, तो मैं बात करना चाहूँगा कि जब सेट पे थे रणवीर, हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि रणवीर सिंह जब उनकी आँखों से, मतलब एक नए तरह के रणवीर सिंह को, हमने इससे पहले भी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हुए उनको देखा है, पर इस फिल्म में हमने एक नए तरह के रणवीर को एक्सप्लोर किया। चाहे वो सीन हो जब वो वापस आते हैं और वो अलग अलग तरह के इमोशंस, मैं कहीं ट्विटर पे देख रहा था तो वो एक ही सीन में चलते हुए लोगों ने अलग अलग, उसमें हैप्पी था, उसमें सॉरो था, अलग अलग तरह के। तो सेट पे क्या बात करते थे इन सब अपने नुआंसेस को लेकर? रणवीर से कैसे बात होती थी आपको आपकी एक्टिंग को लेके? उसी जैसे मैं समझता हूँ कि इवन रणवीर भी उस तरह के एक्टर हैं कि वो जिस समय शॉट हो रहा होता है उस समय बहुत सीरियस होते हैं। सी अगर शॉट हो रहा है, अभी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा काम चल रहा है ना, हम एक काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कर रहे हैं, ये काम है, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, और आपका प्रोडक्शन हाउस भी ये वाला काम इस समय कर रहा है। अब वहाँ पर एक आदमी अगर बैठ के बात करेगा तो आप क्या बोलेंगे उसको? डांटेंगे ना उसको, तो क्या कर रहे हो यार, हटो यार वहाँ से, देखते नहीं यहाँ पर काम। तो वो क्या होता है कि उस समय when you get involved and you want to give the best, and then you can't take any interruption, any nuisance value at that particular time for that much of time till the shot is going on. Once it's over again you are fine, अरे यार फलां jokes and all that and everything, पूरी मस्ती जो होती है वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डूबे हुए हैं कैरेक्टर में और बस और निकल नहीं रहे हैं उसमें से, कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। हमजा बना हुआ है 2 साल के लिए, मैं जमील जमाली बना हूँ 2 साल के लिए, यू नो, हम अपने उसमें बैठे हुए हैं, यू नो, बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई डोंट बिलीव इन दैट, आई बिलीव दैट एंड दैट इज द बेस्ट वे टू वर्क, बिकॉज शॉट ख़त्म होने के बाद शॉट में से अनवाइंड होना बहुत ज़रूरी है फॉर द नेक्स्ट शॉट। अगर आप अनवाइंड नहीं होंगे तो आप अगला शॉट कैसे दे सकते हैं? और वैसे भी मैं एक चीज़ हमेशा बिलीव करता हूँ, एक्टर्स के लिए बता रहा हूँ, मैं जब कोई प्ले करता हूँ, प्ले से मैं कितनी भी रिहर्सल कर लूँ, 1.5 महीना रिहर्सल की मैंने, 2 महीने रिहर्सल मैंने की, लेकिन प्ले से आधा घंटा पहले मैं सिर्फ जोक मारता हूँ। मैं सिर्फ लोगों को खाम खा जाके जोक मारता हूँ, खाम खा जाके किसी को उंगली कर दूंगा, किसी को गलत बात सुना दूंगा, किसी को कुछ ऐसा मस्ती करूंगा ताकि वो आदमी हंसे, या मैं थोड़ा, क्योंकि आपको एक क्लीन स्लेट करनी पड़ेगी अपने दिमाग की। अगर आप वही बोझ लेके लिए स्टेज पे घुसेंगे या वो शॉट देंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। आप कभी भी करके देखिए, जब आप एक शॉट देते हैं, आप 1 बार फंबल किए, 2 बार फंबल किए, 3 बार भूल गए, फिर कुछ हुआ, तो आप करते रहेंगे तो उसका वेट आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। यार मुझसे हो नहीं रहा यार, ओ शिट क्या हो गया यार, मेरे से हो नहीं रहा, व्हाट कैन आई डू यार, मेरे से हो, ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में, से हो नहीं रहा है, तो होता है ना। लेकिन अगर आप कट ऑफ कर देंगे 2 मिनट के लिए, खाली 2 मिनट के लिए, कुछ और बात कीजिए, कुछ और सोचिए, तो आप फ्रेश हो जाते हैं। देन यू कम बैक विद अ लिटिल फ्रेश माइंड। करेक्ट, हम लोग भी यूज़ करते हैं ना। हाँ सर लास्ट एक सवाल,
बात नहीं हुई श्रीमान श्रीमती पे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो कि आपने कैसे क्रिएट किया वो कैरेक्टर, कहाँ मिला, आप कहाँ शादी में गए थे, वो प्लीज़ ज़रा बताइएगा। मैं कई बार बोल चुका हूँ तो मेरे पास जब भी कोई कैरेक्टर आता है करने के लिए तो मैं थोड़ा सा होमवर्क तो उसके ऊपर करता हूँ, ताकि वो एक, वरना बात सरफेस लेवल पे रह जाती है अगर उसमें कुछ डेप्थ ना डाली जाए। तो जब ये कैरेक्टर मेरे पास आया तो उसके नीचे फुट नोट लिखा था डायरेक्टर का, ही इज़ हैंड पैक्ड हस्बैंड। तो हैंड पैक्ड हस्बैंड, अर्चना पुरुषनी का हस्बैंड हैंड पैक्ड, तो बहुत ही मतलब एक बेसिक सी बेसिक बात है, पत्नी की बात मानने वाला आज्ञाकारी। हाँ आज्ञाकारी। तो उसमें क्या होता है कि चाय बनाओ, या डार्लिंग बनाता हूँ, उधर रख दो, हाँ मैं वो करता हूँ, हाँ मैं उधर, हाँ झाड़ू मैं मार दूंगा, तो उस लेवल पे ही चलेगा वो, उसमें कुछ जिंग नहीं आएगा यू नो, जो जिंग एक आना चाहिए। मैं उसको ढूंढ रहा था मैं कई दिन से कि वो कैसे यार मैं इसको एक ऐसा बनाऊं ताकि ये लगे भी, हैंडपैक्ड भी लगे और थोड़ा क्रेजी भी लगे थोड़ा सा। तो बहुत ढूंढा मुझे मिला नहीं। तो क्या हुआ कि शूटिंग जैसे कल शुरू होने वाली है, तो आज ही किसी हीरोइन की शादी थी, तो मैं वहाँ गया शादी में, और जब मुझे याद नहीं, मेरे हाथ में कुछ बुके या कुछ जो होता है ना स्टेज पे चढ़ने से पहले आपके हाथ में एक वो होता है, क्या बोलते हैं, गिफ्ट होता है या बुके होता है, तो मेरे हाथ में कुछ था, मेरी वाइफ भी साथ में थी, तो लाइन में खड़े हुए थे, तो हमारे आगे 15-20 लोग थे, फिर आगे मंच था, मंच पे वो हीरोइन खड़ी थी और उसका होने वाला पति। तो मैंने देखा उसका जो पति है, जो गेस्ट स्टेज पे आ रहे हैं उनको गले मिल रहा है। हेलो, सो नाइस यू हैव कम, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, प्लीज अगर आप खाना खा के जाइएगा, अगर आप खाना नहीं खाएंगे ना मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगा। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 15 लोग आ रहे हैं सबके साथ। और फिर क्या है, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है लाइफ में, हर चीज़, सिर्फ एक्टिंग में टाइमिंग नहीं होती है, लाइफ में एक टाइमिंग होती है। हाथ मिलाइए मुझसे, यू नो, और कैसे आप, ठीक है ना। तो अब ये एक्स्ट्रा हो गया ना, तो इसकी मीनिंग और निकलने शुरू हो गए। तो जब वो मुझसे गले मिला, तो वो जितना टाइम होना चाहिए गले मिलने का उतना ही होना चाहिए ना। तो अगर उसके 4 सेकंड एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा ना, कि भैया कुछ और ढूंढ रहा है ये मेरे अंदर। तो मुझे लगा कि ये, तो फिर मैंने वो देखा, उसको गौर से ऑब्जर्व किया, और फिर मेरी वाइफ खाना वाना खाने चली गई, तो मैंने अपनी चेयर सामने लगा दी मंच के, मतलब ताकि मैं उसको देखता रहूं। तो मेरी बीवी ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप यार, उसको घूर रहे हैं आप बैठ के वहाँ पर। मैंने कहा नहीं, मैं कानी आँख से देख रहा हूँ ताकि मैं इसको ऑब्ज़र्व करूँ, 1 घंटा मैं इसको ऑब्ज़र्व करना चाहता हूँ, ये कल से मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। मैं वो पूछने वाला था एक्ट्रेस का नाम, जिनकी हीरोइन का नाम की शादी, मैं, अब तो खैर अब ऑफ कोर्स अब तो आप नहीं पूछ सकता मैं, आपने जितना डिटेल बता दिया है। हाँ जी, नेक्स्ट। नमस्ते सर, मैं मनीष सर। आज इस टाइम पे देखा जाए तो हमारे जहाँ तक यहाँ जो साथी हैं वो भी एक्टर बनने का सपना देखते हैं, और वैसे ही देश में तमाम ऐसे थिएटर आर्टिस्ट हैं जो ये सपना देख रहे हैं, लेकिन हर बार जो हमारे पेरेंट्स हैं वो एक रीज़न दे के हमें कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करते हैं, या फिर जो डीमोटिवेशन मिलता है वो है नेपोटिज़म का, जो है वो टैग दिया जाता है कि इसमें बहुत मुश्किल है, इट इज़ वेरी टफ टू गो ऑन अ हायर रैंक। बट मेरा सवाल आपसे ये है कि आप क्योंकि उस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इतने लंबे टाइम तक आपने काम किया है, तो क्या आपको ऐसा कभी फील हुआ कि बहुत मुश्किलात आपको लगी हो वहाँ तक पहुँचने में? और ख़ास तौर पे पिछले 4-5 सालों में इसका जिक्र बहुत बार हुआ, नेपोटिज़म शब्द ही कई बार अब तो लोगों के जहन में आ चुका है कि बॉलीवुड मतलब नेपोटिज़म। ख़ास तौर पे जब सुशांत सिंह राजपूत की जो दुखद जब खबर आई, तो उसके बाद से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही, और पेरेंट्स भी अब एक नया जोड़ते हैं कि देखो सुशांत के साथ क्या हुआ। तो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करती है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, नेपोटिज्म कहाँ नहीं होता जी। एक आदमी की किराने की दुकान है तो वो चाहता है ना उसका बेटा उस पर बैठे। एक आदमी ने अपना कंप्यूटर का धंधा खोला तो वो चाहेगा बेटा उसी को बेटा उसको चलाए, या पड़ोसी का बेटा लेकर आएगा तुम पे बैठो। मुझे बताइए, लेकर आएगा किसी का?
नहीं लाएगा ना। नहीं। लेकिन हमारी लाइन में ऐसा है कि नेपोटिज्म जो है वो काम करता है एक लेवल तक। मैंने अपने बेटे को एक्टर बना दिया, अब मेरे बेटे में दम नहीं है तो नहीं चलेगा, मैं उसको खाली एक ही फिल्म दे सकता हूँ भैया। मैं उसके लिए बार बार हर 6 महीने में उसके लिए नई फिल्म नहीं बना सकता, अब उसको काम नहीं आता है तो नेपोटिज्म तो हर जगह होता है, ये नहीं हो। लेकिन मुझे बताइए कि क्या अक्षय कुमार नेपोटिज्म से आए, शाहरुख खान आए नेपोटिज्म से, या फिर कितने ऐसे आपके एग्जाम्पल हैं, एक नहीं 20 एग्जाम्पल हैं जो कि अपने आप आए, अपनी मेहनत के दम से उन्होंने अपना नाम। मेरा कोई गॉडफादर नहीं था जब मैं FTI से पास होकर वहाँ गया था, मेरे को एक आदमी नहीं जानता था फिल्म लाइन में। तो क्या आपको कोई मुश्किल ऐसी लगी कि नेपोटिज्म की, या फिर ऐसी जो बात चलती है? मुश्किलें तो आएंगी ना। अब मैं डिसाइड करूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ बॉम्बे बाई कार, और रास्ते में एक भी रोड ब्रेकर ना आए, स्पीड ब्रेकर ना आए, एक भी गड्ढा ना आए, एक जगह भी मेरा टायर पंक्चर ना हो, ये कैसे हो सकता? हेलो सर, मेरा नाम अर्जुन है। आई फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम, तो जहाँ पे आप अपने फन। पहली बात तो ये है कि एक पहला लेसन मैं आपको देता हूँ। हाँ जी सर। आपको पूरा नाम क्या है? अर्जुन शर्मा। तो आज के बाद कभी ये मत बोलना है अर्जुन। सर हमारे टीचर्स बताते हैं कि ऐसे सरनेम नहीं बताते हैं, जो मैं पत्रकारिता का एक छात्र हूं। मैं आपको अपना बता रहा हूँ, आपके टीचर आपको बताएं वो उनका है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, मुझे अपना नाम अर्जुन कितने होंगे दुनिया में? करेक्ट। कितने होंगे? बहुत। अर्जुन शर्मा एक ही होगा। राकेश लाखों हैं। करेक्ट। करोड़ों हैं। करेक्ट। राकेश बेदी एक ही है। बहुत बढ़िया। तो आप अपना नाम हमेशा पूरा लीजिए जब भी लेते हैं। ठीक है सर। अगर मुझे 100 बार बोलना पड़े, हाथ मिलाना पड़े, तो मैं आई एम राकेश बेदी या आई एम राकेश बेदी, मैं एक बार भी कट नहीं करूँगा, आई एम राकेश नहीं बोलूँगा। ठीक है सर, सॉरी। जब मैं ही अपने नाम बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो कोई और क्यों बनाएगा? करेक्ट है सर। मेरा नाम अर्जुन शर्मा है। मैं सर आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, जहाँ पे आप अपने फ़न वीडियोस डालते हैं, और हम उन्हें मिनी व्लॉग्स कहते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है सर, हैव यू एवर फेल्ट द प्रेशर ऑफ स्टेइंग रेलेवेंट एट एनी टाइम, कि अब सोशल मीडिया का दौर आ गया है तो मेरे को करनी है चीज़ें, लाइक आपकी कोई PR कंपनी आपको सजेस्ट करती कुछ? देखिए, ये करेक्ट आपने कहा, रेलेवेंट तो रहना नहीं पड़ेगा ना। आप रेलेवेंट नहीं रहेंगे तो फिर आप कैसे आप आगे बढ़ेंगे? बट सर उसका प्रेशर कभी लेते हैं? प्रेशर नहीं लेता। करेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब सोशल मीडिया आया तो मेरे बच्चों ने, आई गॉट यंग डॉटर्स, दे वर आफ्टर माई लाइफ फॉर 3-4 years, पापा प्लीज़ गो ऑन सोशल मीडिया, प्लीज़ गो। मैं कहता नहीं यार, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना, मेरे से नहीं होता। बट देन अ पॉइंट केम व्हेन आई रियलाइज दैट इफ आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया आई विल बी लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि आज ये नॉर्म है। आपका जो स्मर्क है, क्राफ्ट से जुड़ा सवाल है, जो एक फेक हंसी है ना, वो दिलरुबा में भी थी, वो यहाँ पे भी दिखती है। या जो शुरू में जिक्र कर रहा था कि फ़ोन फेंकने के बाद हमज़ा ऑब्ज़र्व कर लेता है कि यहाँ कुछ गुस्सा हुआ है, ये तो हमज़ा की ओर देख करके 10 सेकंड की एक हंसी हे करके। मेरे एक टीचर थे, मुझे पढ़ाते थे, उन्होंने एक हंसी ईजाद की थी, वो फिर उनकी फेक हंसी होने की सुविधा के साथ वही उनकी रियल हंसी भी हो गई थी। वैसे ही हंसते थे वो हंसते थे हिच 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 हिच, और इसके साथ वो करते थे, और इससे उन्हें ये सुविधा थी कि वो खुशामद में कई बार इस्तेमाल कर लेते थे, अच्छे चुटकुलों पर भी यही रिएक्शन था। बट क्या आपने वो स्मर्क में अलग अलग तरह की फर्जी हंसी में प्रयोग किए हैं किसी तरह से? मतलब अगर आप वो एग्जाम्पल से या कुछ भी बता सकें, क्या क्या एक्सपीरियंस? धुरंधर में है आपकी, जब वो फ़ोन फेंकता देखता उसको। हाँ। एक तो ये है। हाँ, है ना। और दिलरुबा में थोड़ा सा अलग था वो, श्रीमान श्रीमती वाले का क्या था मुझे याद नहीं है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट था वो इससे। हाँ, कोकी जी, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। वो कमाल है सर, बहुत अच्छा लगा आप आए और खुल करके बात की आपसे, और आई एम श्योर हमारे दर्शकों को इस बातचीत से बहुत कुछ हासिल होगा। थैंक यू। आई एम हैप्पी टू बी हियर, रियली आई एम हैप्पी। और ये फॉर अ सिंपल रीज़न के नॉर्म से हटकर काफ़ी सवालात हैं और कुछ काफ़ी दिल की बातें भी हैं। तो एक दो शेर सुना के मैं ख़त्म करता हूँ जी। हर महफिल में शमा जलाना है मेरा काम,
हर महफिल में शमा जलाना है मेरा काम, हवा का रुख किधर है ये मैं देखता नहीं। हर चेहरे पे तबस्सुम लाना है मेरा काम, मेरा क्या हाल जिगर है ये मैं सोचता नहीं। थैंक यू। तो गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के इस एपिसोड में इतना ही। आपको कौन सी बात ज़्यादा याद रही आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।